ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी फीमेल लीड सूजी को देखते हैं, जो कि आज बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड जो के साथ उसकी वेडिंग होने जा रही है, जिसे वो 3 साल से प्यार करती है। तभी जो यहाँ स्टेज पर आ जाता है और सूजी और उसकी वेडिंग स्टार्ट होने लगती है। तभी इतने में यहाँ पर जो की सिस्टर आकर उसे बताने लगती है कि भाई सिस्टर लिन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और आपको तुरंत ही उन्हें हॉस्पिटल में देखने जाना चाहिए। तो फिर जो तुरंत ही लिन से मिलने जाने के लिए निकलने लगता है। तभी सूजी जल्दी से उसे रोकती है और कहती है कि कम से कम हमारी वेडिंग तो हो जाने दो। तो वो कहता है कि हमारी वेडिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए लिन है और तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि उसने मेरी जान बचाई थी और इस वजह से वो आज हॉस्पिटल में है। और हाँ, हमारी जो शादी होने जा रही थी ये बस एक समझौता है, तो तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस मेरी एक अच्छी वाइफ बन के रहना। ऐसा बोलकर ही चला जाता है। और फिर सूजी को इस बात से बहुत ही बड़ा शौक लगता है और वो सोचती है कि मैं शेन फैमिली की डॉटर होकर उसके लिए अपने आइडेंटिटी छुपाकर उसके बिजनेस में इतनी बड़ी हेल्प कर रही थी, तभी वो आज इस पोजीशन पर था। पर वो हमारी शादी को एक समझौता समझ रहा था। तभी इतने में जो की सिस्टर इसे कहने लगती है कि आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो कि मेरा भाई तुम जैसी लड़की से शादी करेगा जिसे कुछ भी नहीं आता है और तुम्हारा तो कोई फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है, तुम मेरे भाई को डिजर्व ही नहीं करती। सूजी उसे कहती है कि भूलो मत कि मेरे बिना तुम्हारी लू फैमिली का कुछ भी नहीं है। तो जो की सिस्टर इसे चिल्लाती है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, निकलो यहाँ से, तुम्हारी हमारी फैमिली में कोई ज़रूरत नहीं है। फिर सूजी से कुछ नहीं कहती और यहाँ से बाहर आ जाती है और वो बारिश में भीगते हुए अकेले रोड पर चल रही होती है और सोचती है कि आज तो मेरा मजाक बन गया है। फिर तभी इतने में सूजी के पास एक कार जाने लगती है और उसकी वजह से सूजी नीचे गिर जाती है। तभी उस कार में से हमारा मेल लीड बाहर आता है, इसका नाम फूशन है और वो सूजी के पास आकर उसे कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तो सूजी यहाँ उठने की कोशिश करती है, तभी वो जल्दी से उसे उठा लेता है और कहता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी है, तुम्हें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। ये कहती है कि नहीं, मुझे नीचे उतारो, पर ये फिर भी उसे हॉस्पिटल लेकर आ जाता है और उसकी पैर की चोट पर मेडिसिन लगाने लगता है। सूजी कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगी। इतने में फूशन का असिस्टेंट उसे शूज़ ला कर देता है और फिर वो शूज़ यहाँ पर सूजी को पहना देता है। सूजी उसे थैंक यू कहती है, तो ये कहता है कि तुम्हें थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए कि मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया। तो सूजी को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। फिर इतने में असिस्टेंट फूशन को बताने लगता है कि हॉस्पिटल से कॉल आया था कि उसकी ग्रैंडमा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और वो उसे देखना चाहती है। तो फिर फूशन सूजी से कहता है कि तुम मेरा बिजनेस कार्ड ले लो और तुम मुझे बाद में कांटेक्ट करना। तो ये कहती है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, तुमने कौन सा मुझे हिट करा है और ये लो, तुम अपना कोट वापस ले लो। तो फिर फूशन इसे वापस से कोट पहना देता है और कहता है कि मेरे से ज़्यादा इस कोट की ज़रूरत तुम्हें है। ऐसा बोलकर वो जाने लगता है और सोचता है कि हम दोबारा फिर से मिलेंगे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सूजी भी जाने लगती है, तभी इसके पास लीन आ जाती है और उससे ताने सुनाने लगती है कि तुम कितनी बेचारी हो ना, मुझे तो तुम पे तरस आता है कि इन 3 सालों में तुम्हें मिला क्या, एक ऐसा मैन जो कि तुमसे प्यार ही नहीं करता है। ऐसा बोलकर वो सूजी को टच करने लगती है, तो सूजी उसका हाथ हटाती है। फिर लिन जानबूझ के खुद ही गिरने की एक्टिंग करती है और सूजी से कहती है कि तुम्हें जिसे ब्लेम करना है मुझे करो, इसमें जो की कोई गलती नहीं है, उसे मत ब्लेम करना। और हमें पता लगता है कि लिन ये सब जो को दिखाने के लिए कर रही होती है और जो यहाँ पर आते के साथ ही लिन की केयर करने लगता है और सूजी को चिल्लाता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो फिर सूजी लिन से कहती है कि तुम्हें एक्टिंग करने का शौक है तो पूरी अच्छी तरीके से करो और वो उसे जोर से नीचे धकेल देती है। तो इस बार तो लिन को सर में सच वाली चोट लग जाती है और फिर सूजी उसे कहती है कि सॉरी, मैंने गलती से तुम्हें पुश करी, क्या हुआ, तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है, आखिर इसकी बात पर तुम्हें बिलीव था और मैं तुम्हारी फियांसी हूँ लेकिन तुम्हें मेरी बात पर बिलीव नहीं है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अच्छी एक्टिंग नहीं कर पा रही हूँ। जो यहाँ पर लिन की केयर करने लगता है और लिन कह रही होती है कि क्या मेरा फेस खराब तो नहीं हो जाएगा। तो लिन की बातें सुनने के बाद जो सूजी को चिल्लाता है कि तुम कितनी बुरी हो, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो सूजी उसे चिल्लाती है कि 3 सालों तक मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ करी और तुम आज मुझे ये सिला दे रहे हो। तो फिर ये से 1 मिलियन का कार्ड देने लगता है और कहता है कि मुझे लगा था कि मैं लिन को भूल जाऊंगा लेकिन मैं उसे भूल नहीं पाया हूँ, इसलिए मैं अपनी फीलिंग्स को फोर्स नहीं कर सकता तुम्हें लाइक करने के लिए, इसलिए ये पैसे लो और समझो कि मैं तुम्हें कंपेंसेट कर रहा हूँ और तुम इससे अपनी मजे की लाइफ जियो। सूजी को बहुत ही बुरा लगता है, वो सोचती है कि 3 सालों तक मैंने जो इसके साथ इतना अच्छा करी उसका इसने मुझे ये नतीजा दिया और मेरी 3 सालों की मेहनत का इसने मुझे 1 मिलियन दिया। फिर वो इसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर रही हूँ और रही बात तुम्हारी कंपनी में रिजाइन करने की, वो मैं कल ही जाके कर दूंगी और दोबारा हम कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। ऐसा बोलकर वो उसका कार्ड फेंक कर जाने लगती है।
तो फिर जो कह देता है कि तुम्हें अगर नफरत करना है तो मुझसे करना, लिन को हट करने की सोचना भी मत। ऐसा बोलकर वो लिन को उठाकर लेकर जाता है और सूजी सोचती है कि सच में मेरी 3 साल की मेहनत वेस्ट हो गई। फिर वो तुरंत ही अपने अंकल को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि अंकल मुझे रिग्रेट हो गया है। तो फिर सूजी के अंकल तो बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरा इंतजार करो, मैं अभी तुम्हें वहाँ पिक करने आ रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि फुशियन की ग्रैंडमा यहाँ मजे में नॉवेल पढ़ रही होती है। जैसे वो उसके आने की आवाज सुनती है तो वो जल्दी से लेटने का नाटक करती है और तभी जैसे ही फुशियन आता है तो वो ये नॉवेल देख लेता है और कहता है कि ये क्या ग्रैंडमा, आप ये पढ़ रही थी, यानी कि आप बीमार होने का नाटक कर रही थी। फिर वो अपने असिस्टेंट को डांटने लगता है तो ग्रैंडमा तुरंत ही कहती है कि उसे ब्लेम मत करो, मैंने इसे तुम्हें ऐसा बोलने के लिए बोली थी कि मैं बीमार हूँ। तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम चिन फैमिली के साथ अपनी शादी क्यों तोड़ रहे हो। तो फुशियन कहता है कि ग्रैंडमा, आप जानती है ना कि मैं ऑलरेडी किसी को लाइक करता हूँ, और वैसे भी चिन फैमिली में जो मेरी शादी तय हुई है वो बचपन में हुई थी और ये थोड़ी ना अभी काउंट होगी। ग्रैंडमा पूछती है कि तुम जिस लड़की को लाइक करते हो कहीं वो वही तो नहीं जिसने तुम्हारी बचपन में जान बचाई थी। देखो वो लड़की तुम्हें मिल भी नहीं रही है, तो क्या तुम जिंदगी भर बिना शादी करे बैठोगे। देखो अगर तुमने शादी नहीं करी ना तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने अपनी जान ले लूंगी। तो फिर कहता है कि ठीक है ग्रैंडमा, आप ये चाहती है ना कि मैं आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को लेकर आऊँ, तो मैं आपको बता दूं कि मुझे वो लड़की मिल गई है। तो फिर ग्रैंडमा कहती है कि अगर ऐसी बात है तो जाओ जल्दी से उसे लेकर आओ। तभी असिस्टेंट बताता है कि मिस्टर फुशियन ने अभी तक उनसे इस बारे में बात नहीं करी है। तो ग्रैंडमा ऐसे भेजने लगती है कि जाओ जल्दी से फिर और उसे लेकर ही आना। फिर जैसे यहाँ फुशियन बाहर आता है तो वो देखता है कि सूजी यहाँ पर खड़ी होती है। वो उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। सूजी से देखते के साथ कहती है कि तुम्हारी ग्रैंडमा बीमार थी ना, क्या वो अब ठीक है। तो फुशियन अपने ग्रैंडमा और असिस्टेंट की तरफ देखता है जो कि छुप कर इसे चीयर कर रहे होते हैं। फिर कहता है कि हाँ वो ठीक है और अपना रुमाल देने लगता है। सूजी कहती है कि नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तभी ग्रैंडमा उसे इशारा करती है कि ऐसा करो। तो फिर वो इसे पूछता है कि क्या तुम्हें रोना है, मैं तुम्हें अपना शोल्डर देता हूँ रोने के लिए। तो सूजी कहती है कि मैं ऐसे इंसान के लिए रोने वाली नहीं हूँ जो मुझे डिजर्व नहीं करता और वो अनवर्थी है। फिर ग्रैंडमा फुशियन को बोलने के लिए यहाँ पर कुछ लाइन्स लिख कर देती है जो कि फिर वो सेम यहाँ सूजी को सुनाने लगता है और कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ऐसे इंसान से बिल्कुल भी प्यार करने वाला नहीं है जो तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता, उससे सेपरेट होना ही अच्छा है। तो सूजी कहती है कि हाँ मैंने उससे ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुकी हूँ और मेरा और उसका अब कोई रिश्ता नहीं होने वाला है। तभी यहाँ ग्रैंडमा नीचे गिर जाती है और ये लोग उन्हें देख लेते हैं। फिर ग्रैंडमा जल्दी से यहाँ सूजी के पास आकर उसे बताती है कि मैं फुशियन की ग्रैंडमा हूँ। तो फुशियन जल्दी से अपनी ग्रैंडमा को भेजने लगता है कि ग्रैंडमा अभी आपको रेस्ट की जरूरत है। तो फिर ग्रैंडमा कहती है कि तुम चुप बैठो, अभी तो मैंने इस लड़की से कुछ बात भी नहीं करी हो। फिर वो जल्दी से सूजी से कहने लगती है कि आखिर तुम दोनों एक दूसरे को कितने टाइम से जानती हो। तो सूजी कहती है कि ग्रैंडमा को गलतफहमी हुई है, हम लोग तो आज बाय चांस मिले थे। ग्रैंडमा कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि मेरा ग्रैंडसन ना ऐसे टाइप का है कि ये किसी भी लड़कियों से मिलता नहीं है और ये तुमसे मिल रहा है तो यानी तुम बहुत ही स्पेशल हो इसके लिए। और वैसे मैं चाहती हूँ कि तुम जब भी फ्री हो तो मुझसे मिलने आया करो। सूजी इसके लिए मना करने जा रही होती है तो जल्दी से ग्रैंडमा एक्टिंग करने लगती है कि ये पूरा दिन बिजी रहता है और अपनी ग्रैंडमा से मिलने भी नहीं आता, मैं बेचारी यहाँ अकेली रहती हूँ। तो फिर सूजी को ग्रैंडमा पे तरस आ जाती है और वो कहती है कि ठीक है ग्रैंडमा, जब भी मुझे फ्री टाइम मिला करेगा तो मैं आपके पास जरूर आऊंगी आपसे बात करने के लिए। फिर ये सुनने के साथ ही ग्रैंडमा तो बहुत ही खुश हो जाती है और फुशियन को इशारा करने के बाद वैसे कहती है कि ठीक है फिर मैं तुम्हारा वेट करा करूंगी और हाँ तुम चाहो तो फुशियन तुम्हें पिक करने आ जाया करेगा। फिर इसके बाद सूजी यहाँ से चली जाती है और ग्रैंडमा असिस्टेंट को हाई फाई देती है और फिर ग्रैंडमा फुशियन को समझाने लगती है कि ये लड़की तो कितनी ज्यादा अच्छी है, तो अब तुम्हें तरीके आजमाने होंगे उसे परस्यू करने के लिए। तभी इतने में सूजी को यहाँ से जाते हुए देखकर जो की सिस्टर लिन उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम अब यहाँ पर भी क्यों हो, क्या तुम मेरे भाई को अपना मुंह दिखाने के लिए आई हो ताकि वो तुम पे तरस खाए और वापस तुम्हारे साथ शादी करने के लिए मान जाए। सूजी उसकी बातें सुन ही नहीं रही होती है और जा रही होती है। तो ये कहती है कि ये मत सोचना कि हमें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, मुझे अच्छी तरीके से इस बारे में पता है कि तुम्हें किसी ने हैरेस किया था। ये सुनते के साथ ही सूजी शॉक होती है और सोचती है कि इस बारे में सिर्फ मैंने जो को बताई थी और जो ने बोला था कि वो किसी को नहीं बताएगा। तभी जो की बहन से कहती है कि तुम अपना चेहरा जाके आईने में देखो, तुम कोई लायक की नहीं हो और मेरा भाई तुम्हें नहीं बल्कि लिन को देखने वाला है। तो सूजी फिर गुस्से में इसका गला दबाने लगती है और उसे वार्निंग देती है कि दोबारा तुमने अगर मेरे बारे में कुछ भी बोली ना तो फिर अच्छा नहीं होगा, मैंने तुम्हारा बहुत सुन चुकी हूँ। तो ये कहती है कि मैं अपने भाई को यहाँ बुला लूंगी। सूजी कहती है कि फिर बुला के दिखाओ, मैं भी देखती हूँ कि वो मेरा क्या बिगाड़ेगा। तो फिर ये डर के मारे अपनी गलती मान लेती है और सूजी कहती है कि दोबारा ऐसा मत करना और वो यहाँ से चली जाती है। तो भी ये हार नहीं मानती और सोचती है कि इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर हम देखते हैं कि सूजी को यहाँ पिक करने के लिए उसके दोनों अंकल और उसकी कजिन सिस्टर आई होती है। सूजी उन लोगों को देखते के साथ ही रोने लग जाती है। तो फिर उसके अंकल उसे समझाते हैं कि रोने की कोई जरूरत नहीं है, उस लूजो ने तुम्हें धोखा दिया है ना तो अब हम उसे छोड़ेंगे नहीं और उससे रिवेंज लेंगे। वैसे भी हमारी चीन ग्रुप कंपनी तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि अब तुम उसे हैंडल
हैंडल करोगी और फिर उस बंदे को पता लगेगा कि उसने कितना गलत डिसीजन लिया है तुम्हें धोखा देकर। सूजी की कजिन सिस्टर भी उसे कहने लगती है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने तो ऑलरेडी लू की कंपनी में से इन्वेस्टमेंट निकालने की बात कर ली हूँ और हम सब मिलकर उस जो को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी को फूशन की ग्रैंडमा का मैसेज आता है, तो फिर वो उनसे मिलने उनके घर पहुंच जाती है और कहती है कि ग्रैंडमा आपने मुझे बुलाया था। तो फिर ग्रैंडमा बहुत ही खुश होती है और कहती है कि तुम यहाँ पर आई मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर वो सूजी को बैठाकर उसके साथ बातें करने लगती है और कहती है कि देखो अब तुम डिनर करके ही जाओगी। तो सूजी कहती है कि नहीं ग्रैंडमा, मुझे ना कुछ ज़रूरी काम है। तो फिर ग्रैंडमा और एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि हाँ तुम मेरी जैसी ओल्ड के साथ क्यों टाइम स्पेंड करना चाहोगी और मेरे साथ क्यों डिनर करना चाहोगी, जाने दो, मैं अकेली रह लूँगी। तो फिर सूजी कहती है कि नहीं ग्रैंडमा ऐसी बात नहीं है। तो फिर ग्रैंडमा कहती है कि ठीक है फिर हमारी डील होती है, तुम डिनर करके ही जाओगी। फिर सूजी हाँ बोलती है और ग्रैंडमा कहती है कि ठीक है फिर तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट लेकर आती हूँ। और वो जल्दी से यहाँ से जाती है और फूशन को मैसेज करके बताने लगती है कि तुम जल्दी से घर आओ, नहीं तो फिर तुम्हारी वाइफ भाग जाएगी। और वो सोचती है कि फूशन मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि सूजी यहाँ फूशन के घर के गार्डन में घूम रही होती है और तभी अचानक से बारिश होने लगती है और वो भीगने लग जाती है। और जैसी वो भागने को करती है तो उसका पैर मिचक जाता है, पर इतने में फूशन यहाँ पहुंच जाता है और सूजी को उठाकर वो अंदर लाता है। और फिर वो सूजी का पैर देखने लगता है तो मना करती है कि रहने दो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर ये पूछता है कि क्या तुम मुझसे डरती हो? सूजी कहती है कि नहीं। तो फिर ये पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरा तुम्हें अप्रोच करने का कुछ गलत इंटेंशन है? देखो गलत इंटेंशन तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं तुम्हारे साथ और कांटेक्ट में रहना चाहता हूँ। तो फिर ये पूछती है कि आखिर क्यों? तो फूशन बताता है कि मेरी ग्रैंडमा ने कहा है कि अगर मुझे तुम्हें परस्यू करना है तो ज़्यादा मुझे प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। तो सूजी उसे तुरंत ही क्लियर करती है कि मेरा अभी कोई दूसरे रिलेशनशिप में आने का प्लान नहीं है। तो फूशन कहता है कि ठीक है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इस वजह से बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा काम है कि मैं खुद तुम्हें परस्यू कर रहा हूँ। और फिर वो सूजी से पूछता है कि क्या आज तुम्हें कुछ काम है? तो फिर ये बताती है कि हाँ मुझे जो के घर पे जाना था क्योंकि उसके घर पे मेरा लगेज रखा हुआ है। तो कहता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें छोड़ने चलूंगा। सूजी मना करने लग जाती है। तो कहता है कि मैंने बोला ना, मैं भी जो भी कर रहा हूँ वो अपनी मर्जी से कर रहा हूँ और तुम्हें इसके लिए बर्डन फील करने की जरूरत नहीं है। तो सूजी कहती है कि फूशन मैं तुमसे एक चीज क्लियर कर दूं कि मेरा दोबारा से प्यार पे बिलीव करने का कोई इरादा नहीं है। तो फूशन कहता है कि तुम्हें प्यार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें तो प्यार मिलना चाहिए। ये सुनकर सूजी फिर चुप रह जाती है और इसके बाद वो जो के घर पे पहुंचती है। फिर जैसी वो घर के अंदर इंटर होती है तो जो की मॉम से बातें सुनाने लगती है कि आखिर तुम्हें किसने अंदर आने दिया? पहले तो तुम बड़ी सेंसिबल हुआ करती थी, लेकिन अब तुम्हारी जो के साथ बिल्कुल शादी नहीं होने वाली है, तो इस वजह से तुमने अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दी। सूजी कहती है कि मुझे समझ आ गया कि मेरा आपकी फैमिली के ऊपर टाइम वेस्ट करना बिल्कुल ही सही नहीं है। फिर जो की बहन भी सूजी को बातें सुनाने लगती है कि वो अपने आप को समझती क्या है। तो सूजी इसकी बातों को इग्नोर करते हुए अंदर रूम में जाती है और फिर जब वो अपना लगेज लेकर यहाँ से निकलने लगती है तो जो की बहन तुरंत इसे रोकती है और कहती है कि तुम हमारी फैमिली का एक भी चीज़ नहीं लेके जा सकती हो। तो सूजी कहती है कि जितना मुझे याद है ये घर मेरा और जो का था और इस घर की सारी चीज़ें मैंने अपने खुद के पैसे से ली हूँ और अगर मैं चाहूँ ना तो किसी भी वक्त तुम सभी को घर से बाहर निकाल सकती हूँ। तो फिर जो इसे चिल्लाने लगता है कि तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो। सूजी कहती है कि लिमिट क्रॉस? आज जो भी तुम्हारे पास है ना वो सब मेरी वजह से। जब तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट हो रही थी तो मेरी ही एडवाइस की वजह से तुम सारे इन्वेस्टमेंट में सक्सेसफुल हो पाए थे और मेरे इतने बड़े एहसान का तुमने तो रिपे भी नहीं करे और उल्टा मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो। तो फिर जो की मॉम इसे 1 मिलियन का कार्ड देने लगती है और कहती है कि अब तुम्हारा और जो का ब्रेकअप हो गया है तो ये लो, तुम मेरी तरफ से अपना कंपेंसेशन ले लो और याद रख लो कि अब तुम्हारा हमारी फैमिली के साथ कोई रिश्ता नहीं है। ऐसा बोलकर वो उसके ऊपर कार्ड फेंक देती है। तो सूजी कहती है कि सिर्फ ये 1 मिलियन से आप लोग मुझे रिपे नहीं कर सकते हो। जो की मॉम कहती है कि ठीक है फिर तुम अपना प्राइस बताओ, तुम्हें कितना चाहिए? तो सूजी बताती है कि मुझे तुम्हारी लू ग्रुप कंपनी बैंकरप्ट चाहिए। ये सुनते के साथ ही जो की मॉम से थप्पड़ लगाने जा रही होती है तो सूजी उनका हाथ रोक देती है और तभी इतने में जो को कंपनी से कॉल आती है कि जियांग ग्रुप कंपनी ने उनकी कंपनी के साथ अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लिए। तो ये सुनते के साथ ही वो शॉक होता है और फिर लिनू से बताने लगती है कि ये जियांग ग्रुप कंपनी की इन्वेस्टमेंट तो सूजी ने लेकर आई थी ना। तो फिर जो सूजी को डांटने लगता है कि क्या इस इन्वेस्टमेंट को निकालने के पीछे तुम्हारा हाथ है? तुम अच्छी तरीके से जानती हो ना कि इन्वेस्टमेंट निकलेगी तो हमारी कंपनी का लॉस होगा। तो ये कहती है कि तुम्हारी कंपनी के लॉस से मेरा क्या लेना देना है। तो लिन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम जरूर मेरी वजह से जो के साथ ऐसा कर रही होंगी और उसका हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होंगी, लेकिन मेरी वजह से ऐसा मत करो, तुम चाहो तो मैं मर जाऊंगी। तो जो लिन को मना करता है कि तुम्हें इसे प्लीज करने की जरूरत नहीं है। फिर सूजी तुरंत यहाँ से जाने लगती है
और जो से सुनाता है कि मैं भी देखता हूँ कि ये हमारी फैमिली को छोड़ने के बाद कहाँ पर जाएगी। फिर जैसे यहाँ सूजी जो के घर के बाहर निकलती है तभी उसे पिक करने के लिए यहाँ पर उसके अंकल्स पहुँच जाते हैं और सूजी उन्हें देखकर बहुत ही खुश होती है और जल्दी से उन्हें हक करती है और पूछती है कि आप लोग यहाँ पर कैसे। तो फिर वो कहते हैं कि हमें पता था कि तुम ये सब अकेले नहीं हैंडल कर पाओगी। और अब हम देखते हैं कि चिन ग्रुप कंपनी की डॉटर को कौन बुली करता है। ये सुनते के साथ ही जो की बहन कहने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस सूजी के तो कोई पेरेंट्स ही नहीं थे ना, तो ये इतनी बड़ी रिच फैमिली की थोड़ी ना हो सकती है। लिंजो से कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने तुम्हें जेलस करवाने के लिए किसी ओल्ड मैन को ढूंढ ली है, तभी ये जाकर उसे इतना चपक रही है। जो सूजी से कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट मौका दे रहा हूँ, अगर तुम इन्वेस्टमेंट वापस से ले आओगी तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा और तुम्हें माफ भी कर दूंगा। तो सूजी अपने अंकल से कहती है कि हम इसके ऊपर टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और चलते हैं। तो जल्दी से जो यहाँ पर आकर सूजी का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है उसे वापस ले जाने के लिए, तो उसके अंकल उसे धकेल देते हैं और फिर अपने गार्ड्स को ऑर्डर देते हैं कि इस बंदे की अच्छे से मार के धुलाई करो। और फिर गार्ड्स यहाँ पर उसे मारने को लग जाते हैं और सूजी अपने अंकल्स के साथ यहाँ से जाने लगती है और वो सोचती है कि अब मैं पुरानी वाली वो सूजी नहीं रही जो कि प्यार में कुछ भी करती थी, अब मैं वो सूजी हूँ जो कि रिचेस्ट मैन की बेटी है और चिन ग्रुप कंपनी की ओनर है। और फिर सूजी अपने अंकल के साथ अपने घर के बाहर पहुँचती है और सोचती है कि फाइनली 3 साल बाद मैं वापस आ गई। फिर जैसे ही हाउसकीपर सूजी को देखता है तो वो उसके ग्रैंडपा को आवाज देने लगता है कि मिस सूजी आ गई है। फिर जल्दी से मेट्स बाहर आती है और सूजी का वेलकम करने लगती है और जैसे ही सूजी के ग्रैंडपा बाहर आते हैं तो वो गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि ये कोई मेरी ग्रैंड डॉटर नहीं है, इसे यहाँ से जाने के लिए बोलो। इसने मुझ बेचारे ओल्ड मैन को छोड़कर चली गई थी और इसे जब मेरी फिक्र नहीं थी तो फिर मुझे भी इसकी फिक्र नहीं है। तभी हाउसकीपर तुरंत ही सूजी से कहता है कि आप बिल्कुल भी अपनी ग्रैंडपा की बात को दिल पे मत लेना, ये बस ऐसी गुस्से में आपको ये सब बोल रहे हैं, लेकिन आप जब यहाँ पर नहीं थी ना तो ये आपको हर रोज मिस किया करते थे और आपके रूम में भी जाकर आपकी चीजें देखते थे। तो ग्रैंडपा हाउसकीपर से कहते हैं कि तुम्हें इसे ये सब बोलने की जरूरत नहीं है और वो अंदर जाने लगते हैं। सूजी के अंकल कहते हैं कि तुम हम पर छोड़ो, हम अपने डैड को संभालते हैं। और फिर वो जोर जोर से कहने लगते हैं कि सूजी जाने दो, ये ओल्ड मैन इतनी आसानी से मानने वाले नहीं है, तो हम लोग यहाँ से चलते हैं, ये आज भी ऐसे गुस्सा रहेंगे। तो फिर ग्रैंडपा तुरंत ही चिल्लाने लगते हैं कि तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते, नहीं तो मैं और गुस्सा हो जाऊंगा। फिर सूजी जल्दी से अपने ग्रैंडपा के पास जाती है और कहती है कि ग्रैंडपा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मुझे आपको छोड़कर जाना नहीं चाहिए था। तो फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने कभी भी तुम्हें ब्लेम नहीं करा, मैंने हमेशा तुम्हें समझाया हूँ कि वो फैमिली तुम्हें डिजर्व ही नहीं करती थी, पर तुमने मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी और जो के लिए हमारी फैमिली से कनेक्शन तोड़कर चली गई। सच में तुम अपनी मॉम की तरह ही थी, तुम लोगों से गलती हुई और गलती का एहसास तब हुआ जब तुम लोग को ठोकर पड़ी। तो सूजी कहती है कि लेकिन ग्रैंडपा, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी कि मैं आपकी बात ना सुनूं। तो फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि अच्छी बात है, अब तुम वापस आ गई हो तो चलो अब घर में चलते हैं। और फिर इन सभी के अंदर जाते ही सूजी के घर के बाहर फूशन अपनी ग्रैंडमा के साथ पहुंचता है और ग्रैंडमा उसे कहने लगती है कि ये चिन फैमिली के साथ तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम्हारी शादी फिक्स करे थे, लेकिन अब तुम इस फैमिली में शादी नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ तक पहुँच गई, तो अब बदले में तुम जल्दी से जल्दी सूजी को अपनी वाइफ बनाओगे ताकि मुझे जल्दी से मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ मिले। सुना ना तुमने मैं क्या कह रही हूँ। तो फिर फूशन कहता है कि ग्रैंडमा आप फिक्र मत करो, मैं समझ गया। फिर हम देखते हैं कि सूजी यहाँ पर अपने ग्रैंडपा और अपने अंकल से पूछने लगती है कि आप लोग को क्या खाना खाना है, आज मैं आप लोग के लिए खाना बनाऊंगी। तो सूजी के अंकल जल्दी से अपनी पसंद का खाना उसे बताने लगते हैं। तो ग्रैंडपा उन लोग को चिल्लाते हैं कि जो खाना है ना जाओ खुद बनाओ, 30 साल के हो चुके हो लेकिन दोनों ने वाइफ नहीं ढूंढी अब तक, और तुम दोनों बस पूरा दिन घर पे बैठकर मेरी इज्जत ही खराब करते रहते हो। और फिर ग्रैंडपा खुश होकर सूजी से बताने लगते हैं कि मैंने आज तुम्हारा फेवरेट खाना बनाने का ऑर्डर दिया हूँ और तुम मेरे साथ अपने रूम में चलो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी ज्वेलरी भी सेव करके रखा हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो फिर सूजी अपने ग्रैंडपा के साथ रूम में जाने के लिए निकलती है और तभी यहाँ पर हाउसकीपर दोनों अंकल को आकर बताता है कि फू फैमिली यहाँ पर आए हुए हैं। तो फिर अंकल को गुस्सा आ रही होती है कि वो फू फैमिली हमारी निस के साथ अपनी एंगेजमेंट यहाँ पर तोड़ने आ रहे हैं। तो फिर दूसरा अंकल कहता है कि इतना गुस्सा मत हो, उन्हें अंदर आने देते हैं, आफ्टर ऑल उस फूशन के ग्रैंडपा हमारे डैड के अच्छे फ्रेंड थे। फिर हम देखते हैं कि सूजी के ग्रैंडपा यहाँ पर उसे बहुत सारी ज्वेलरी दिखा रहे होते हैं और वो उसे एक जेड ब्रेसलेट पहना देते हैं और बताते हैं कि ये तुम्हारी ग्रैंडमा के थे और ये वैसे 2 थे, तो इनमें से एक फू फैमिली के पास है। सूजी कहती है कि उनके पास क्यों है। तो फिर ग्रैंडपा बताते हैं कि मैं फू फैमिली के घर पे तुम्हें लेकर गया था जो कि मेरे फ्रेंड है, तब तुम छोटी थी और तुम्हें उनका ग्रैंडसन बहुत ही पसंद आ गया था और तुम उसे हक करके रखी हुई थी, तभी मैंने और मेरे फ्रेंड ने हम दोनों के ग्रैंड चिल्ड्रन की शादी एक दूसरे से फिक्स कर दिए थे और तभी तुम्हारी एंगेजमेंट फू फैमिली में हो गई थी। सूजी कहती है कि ग्रैंडपा मुझे तो इस बारे में याद ही नहीं था। ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे तो वो फू फैमिली का लड़का बहुत ही कैरेक्टर में अच्छा लगा था और एक्सीलेंट भी था, लेकिन मैंने उससे उम्मीद नहीं किया था कि वो तुम्हारे साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ लेगा।
सूजी कहती है कि ग्रैंडपा, मैंने तो ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी हूँ कि मैं जिंदगी भर शादी नहीं करने वाली हूँ और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे ग्रैंडपा है ना, वो हमेशा तुम्हारा ख्याल रख लेंगे। तभी यहाँ हाउसकीपर उनके कान में कुछ बताता है। फिर ग्रैंडपा सूजी से कहते हैं कि जब डिनर रेडी हो जाएगा तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा, जब तक तुम रेस्ट करो। और फिर ग्रैंडपा सीधा लिविंग रूम में जाते हैं, जहाँ पर फूशन अपनी ग्रैंडमा के साथ आया होता है और वो ग्रैंडपा से कहने लगता है कि मैंने आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। तो तुरंत ही अंकल कहते हैं कि किसको तुम्हारा ये बेकार गिफ्ट चाहिए। तो ग्रैंडपा उन्हें चुप रहने बोलते हैं और फूशन से पूछते हैं कि तुम बोलो, तुम यहाँ किस लिए आए हो। तो फिर फूशन बताने लगता है कि जब मैं छोटा था तब मेरे ग्रैंडपा ने आपकी ग्रैंड डॉटर के साथ मेरी शादी फिक्स करे थे, लेकिन मैं ऑलरेडी अब किसी और लड़की को पसंद करता हूँ और इसलिए मैं आपकी ग्रैंड डॉटर के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ने आया हूँ। तो फिर ये सुनते के साथ ही ग्रैंडपा को भी गुस्सा आती है और दोनों अंकल को भी, और वो लोग फूशन से कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम हमारी निस के साथ कितना गलत कर रहे हो। तभी जल्दी से ग्रैंडमा कहती है कि ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे ग्रैंडसन को कोई और ही लड़की पसंद है और हमें बच्चों के बारे में सोचना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। तभी यहाँ ग्रैंडपा फूशन से एक बार वापस से कह देते हैं कि तुम एक बार फिर से सोच लो कि अगर तुमने ये एंगेजमेंट तोड़ दिए तो वापस से हम नहीं मानने वाले। फूशन कहता है कि हाँ, मैंने डिसाइड कर चुका हूँ। और फिर फूशन की ग्रैंडमा वो एंगेजमेंट वाली जेड ब्रेसलेट वापस कर देती है और तभी इतने में यहाँ पर सूजी आ जाती है और वो अपने ग्रैंडपा को आवाज देते हुए कहती है कि ग्रैंडपा, क्या अभी तक खाना रेडी नहीं हुआ। और फिर वो फूशन को देख लेती है और पूछती है कि तुम यहाँ मेरे घर पे क्या कर रहे हो। तो ये शौक होता है कि क्या ये तुम्हारे ग्रैंडपा है, तुम जिन फैमिली की डॉटर हो। सूजी कहती है कि हाँ, और बताओगे नहीं कि तुम यहाँ पर कैसे हो। तभी अंकल फूशन से कहने लगते हैं कि चलो अब निकलो यहाँ से, तुमने हमारी निस के साथ एंगेजमेंट तोड़ चुके ना, तो अब तुम्हारा यहाँ पे रहने का कोई फायदा नहीं है। तो सूजी कहती है कि अच्छा, तो तुम ही वो फू फैमिली के ग्रैंडसन हो। फूशन कहता है कि मुझे अब पता चल रहा है कि चिन फैमिली की डॉटर तुम ही हो, नहीं तो मैं ये एंगेजमेंट नहीं तोड़ता। इस बात पर सूजी के ग्रैंडपा बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाते हैं कि तुमने हमारी फैमिली को क्या समझा हुआ है। तभी ग्रैंडमा तुरंत ही उन्हें एक्सप्लेन करने लगती है कि सच में मेरा ग्रैंडसन सूजी को ही पसंद करता है और उसे इस बारे में पता ही नहीं था कि वो तो आपकी ग्रैंड डॉटर है, तो ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। फिर फूशन तुरंत ही कहने लगता है कि आप लोग प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने दो। तो अंकल उसे चिल्लाते हैं कि तुम अब भी हमारे घर से निकलो। तो जल्दी से फूशन की ग्रैंडमा उन्हें शांत करने लगती है और फूशन से कहती है कि अभी हम चलते हैं और फिर वो जल्दी से उसे लेकर यहाँ से चली जाती हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर जो को देखते हैं जो कंपनी में होता है और अपनी चोट पर मेडिसिन लगा रहा होता है। तभी उसका असिस्टेंट आकर बताता है कि बॉस, जांग फैमिली ने जो हमारी कंपनी से इन्वेस्टमेंट निकाल ली है, इस बारे में सभी शेयर होल्डर को पता लग गया है और वो लोगों ने मीटिंग रखी है और वो लोग जिद कर रहे हैं कि अगर सच में इन्वेस्टमेंट निकल गई होगी तो वो लोग भी अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे और वो आपको प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटाना चाहते हैं क्योंकि उन लोगों को नहीं लगता कि आप किसी लायक के हैं। और वो लोग कह रहे हैं कि इस इन्वेस्टमेंट को मैं सूजी ने लेकर आई थी, तो वो ही इस बारे में बात करे। जोई सुनते के साथ ही अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम जियांग फैमिली से बात करो, हम लोग उनकी इन्वेस्टमेंट वापस से लेके रहेंगे। तो ये कहता है कि क्यों ना आप मिस सूजी से वापस एक बार कांटेक्ट करो, क्योंकि आफ्टर ऑल ये इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट उन्हीं नहीं करी थी। तो फिर जोई से जाने के लिए बोलता है और वो सूजी को कॉल लगाने लगता है। हम देखते हैं कि सूजी यहाँ पर अपनी फ्रेंड के साथ बैठी होती है और वो उसे अपने और फूशन के बारे में सब बता रही होती है। तो इसकी फ्रेंड काफी शॉक होती है कि क्या तुम्हारी बचपन में जिसके साथ एंगेजमेंट तय थी वो कोई और नहीं, फू ग्रुप कंपनी का प्रेसिडेंट है और वही तुम्हारे साथ एंगेजमेंट तोड़ने भी गया था। इसका क्या मतलब है? एक जगह वो तुम्हें परस्यू करने के लिए पीछे पड़ा था और दूसरी जगह तुम्हारे साथ एंगेजमेंट तोड़ने गया था। सूजी कहती है कि वो इसलिए क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि मैं ही उसकी फियांसी हूँ। उसने बोला कि नहीं तो वो ऐसा नहीं करता। फिर सूजी की फ्रेंड उसे कहती है कि वैसे क्या तुम श्योर हो कि तुम उस फू ग्रुप कंपनी के प्रेसिडेंट में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि आफ्टर ऑल वो कितना हैंडसम भी तो है और उसके 8 पैक एब्स है। दूसरी तरफ जोया सूजी को कॉल लगाया जा रहा होता है पर उसका कॉल नहीं लग रहा होता है। तो लिनी से पूछती है कि क्या हुआ है, कोई तुम प्रॉब्लम में फंस गए हो। तो फिर ये बताता है ये जांग फैमिली ने जो इन्वेस्टमेंट निकाली है इस वजह से कंपनी के सारे शेयर होल्डर भी अपनी इन्वेस्टमेंट निकालने की बात कर रहे हैं, तो मुझे कैसे भी करके उनसे इन्वेस्टमेंट की बात करनी होगी, लेकिन मेरी सूजी से बात ही नहीं हो पा रही है। तो लिन कहती है कि सच में मैं कोई काम की नहीं हूँ, मैं तुम्हारी कोई हेल्प ही नहीं कर पा रही। मुझे तो लग रहा है कि काश सूजी अभी तुम्हारे साथ होती, वो इतनी टैलेंटेड भी है और वो ही तुम्हारी हेल्प कर पाती है। तो ये कहता है कि ऐसा मत बोलो, तुम उसके साथ कंपेयर मत करो। तभी जो यहाँ सूजी को देख लेता है और फिर वो अंदर जाने लगता है। तभी सूजी की फ्रेंड यहाँ जो के इतने सारे कॉल्स देख लेती है और सूजी से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम ज़्यादा देर तक इससे गुस्सा रहने वाली हो, तुम ज़रूर मान जाओगी। तो सूजी कहती है बिल्कुल नहीं, मैं अब उसे भूल चुकी हूँ। तभी इतने में जो यहाँ पर आ जाता है और सूजी को गुस्से में कहने लगता है कि तुम जियांग फैमिली की इन्वेस्टमेंट वापस लेकर आओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा।
तो सूजी की साइड लेते हुए सूजी की फ्रेंड यहाँ पर जो को बातें सुनाने लगती है। तो वो कहता है कि तुम बीच में मत आओ। तो सूजी उसे कहती है कि तुम्हें पता भी है कौन है, तुम जिस जियांग ग्रुप कंपनी की हेड से मिलना चाहते हो ना, ये वही है। आखिर अपने इन्वेस्टर को भी तुम पहचान नहीं पा रहे हो। तो ये सुनते के साथ ये शौक होता है और फिर सूजी से कहता है कि मुझे पता था इन सब के पीछे तुम्हारे हाथ है, तुम ही ने इसे मेरी बुराई करी और फिर इन्वेस्टमेंट निकलवा ली। तो सूजी की फ्रेंड इसे चिल्लाती है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने सूजी की वजह से उल्टा तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी थी, लेकिन मुझे खुद दिख गया कि तुम इसके लायक नहीं हो क्योंकि तुम एक मिस्ट्रेस वाली मैन हो। सूजी जो से कहती है कि अगर मुझे कुछ करना होगा ना तो मुझे वो तुम्हारी पीठ पीछे करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास इतना दम है कि मैं तुम्हारे सामने से तुम्हारी बैंड बजा सकती हूँ। और फिर वो इसे कह देती है कि अभी तुम मेरे सामने से निकल जाओ तो ज़्यादा बेहतर तुम्हारे लिए होगा। तो ये कहता है कि ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम अब कंपनी के डायरेक्टर्स के सामने कैसे एक्सप्लेन करोगी। फिर जो यहाँ से चला जाता है और सूजी की फ्रेंड को उस पर बहुत ही गुस्सा आती है और वो कहती है कि पता नहीं अपने आप को समझता क्या है, आज ये जिस पोजीशन पर है सब तुम्हारी हेल्प की वजह से। और वैसे तुम ये बताओ कि क्या इसे इस बारे में पता है कि तुम चिन ग्रुप कंपनी की डॉटर हो। तो सूजी कहती है कि नहीं, अभी तो उसे इस बारे में आइडिया भी नहीं है। तो फिर इसकी फ्रेंड खुश जाती है और कहती है कि फिर तो मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ उसका रिएक्शन देखने के लिए, जब उसे पता लगेगा तुम्हारे बारे में तुम उस टाइम पर मुझे जरूर बुलाना, मैं ये ड्रामा देखना चाहती हूँ। सूजी कहती है कि ठीक है, वैसे तुम अभी मुझे लू ग्रुप कंपनी लेकर चलो। तो ये कहती है कि आखिर तुम उसकी कंपनी क्यों जाना चाहती हो। सूजी बताती है कि रिजाइन करने के लिए, ताकि मैं पूरी तरीके से उससे अपना रिश्ता तोड़ सकूं, मुझे अपना ये काम क्लीन तरीके से करना चाहिए। और फिर सूजी तुरंत ही यहाँ पर जो की कंपनी पहुंच जाती है और उसे देखकर कंपनी के एम्प्लॉयज बातें करने लगते हैं कि ये यहाँ पर क्यों आई हुई है, बॉस का और इसका तो ब्रेकअप हो गया है ना, फिर भी अपना मुंह उठाकर आ गई। तभी हम देखते हैं जो को उसका असिस्टेंट आकर बता देता है कि बॉस में सूजी आई हुई है। तो फिर कहता है कि हाँ उसे अंदर आने बोलो, मैं भी देखता हूँ कि ये सभी शेयर होल्डर से कैसे डील करेगी। फिर सूजी जैसे यहाँ पर आती है तो वो कहता है कि चलो अब सभी को एक्सप्लेन करो। तो ये कहती है कि लगता है तुम्हें मिस जियांग की बात समझ नहीं आई थी, उसने क्लियरली तुम्हें बता दी थी कि वो तुम्हारे साथ वापस से इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाली है। तो ये कहता है कि तुम्ही ने उसको मेरे बारे में झूठी रूमर फैलाई हो और तुम्हें कंपनी के बारे में सोचना चाहिए था, पर तुमने नहीं सोची, तब तुम सभी शेयर होल्डर को जवाब दो। सभी शेयर होल्डर सूजी से कहने लग जाते हैं कि हाँ उसे पर्सनल मैटर को कंपनी के मैटर के बीच में नहीं लाना चाहिए, ये बिल्कुल भी अच्छी प्रोफेशनलिज्म नहीं है। तो सूजी जोर से कहती है कि तुम्हें लगता है समझ नहीं आ रहा है, ये सब तुम्हारी खुद की गलती की वजह से हो रहा है, मैंने इसमें कुछ नहीं करी हूँ, और जब तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है फिर तो तुम इस पोजीशन के बिल्कुल लायक नहीं हो, तुम किस हक से यहाँ पर बैठे हुए हो। तो सभी शेयर होल्डर शॉक होते हैं और सोचते हैं कि आज तक इसने मिस्टर लू से ऐसे बात नहीं करी। फिर यहाँ पर जो भी से चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम बस एक मैनेजर हो, तुम मैनेजर की तरीके से बात करो और यहाँ बॉस के ऊपर उंगली मत उठाओ। तो सूजी कहती है कि मैंने पहले तो इस कंपनी के लिए इतनी मेहनत से काम करी थी, लेकिन उसका मुझे ये सिला दिया जा रहा है कि मुझे कोई क्रेडिट ही नहीं। तो ठीक है, फिर मैं अब ये जॉब और नहीं करने वाली, मैं रिजाइन कर रही हूँ, तुम अब जाकर किसी और ही मैनेजर को ढूंढो, ऐसा बोलकर ही जाने लगती है। फिर ये सोचता है कि नहीं, ये रिजाइन कर ही नहीं सकती है, ये तो मुझे इतना लाइक करती है। फिर सूजियाँ अपने ऑफिस में आकर अपने सारे सामान को कलेक्ट कर रही होती है। तभी सोचता है कि अगर ये सच में रिजाइन करके जा रही होगी तो फिर ये जियांग फैमिली के इन्वेस्टमेंट के साथ साथ और भी इन्वेस्टमेंट कंपनी से निकल जाएगी, फिर तो मेरा कितना नुकसान हो जाएगा। फिर ये तुरंत ही उसे कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं है कि तुम कंपनी से जाओ। तो सूजी कहती है कि मुझे तुम्हारी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं पहले से ही यहाँ पर रिजाइन करने आई थी। तो ये कहता है कि मैं तुम्हारा रिजाइनेशन अप्रूव नहीं करने वाला, और देखो तुम यहाँ से गई ना तो तुम्हें कहीं और भी जॉब नहीं मिलेगी। तो फिर ये कहती है कि अच्छा, तो ऐसे टाइम पर भी तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बातों में आऊंगी, मैं यहाँ पे नहीं रुकने वाली। तो फिर शौक होता है कि आखिर इसे क्या हो गया, ये तो हमेशा मेरे प्यार में मेरी सारी बातें सुनती थी और अब तो ये मेरी तरफ देख भी नहीं रही है। फिर वो जाते हुए सारी फाइल्स को फेंक देती है और कहती है कि मुझे अब कोई भी चीज़ की पड़ी नहीं है। फिर ये इसकी और अपनी फ़ोटो उठाता है और सूजी को रोक कर कहता है कि प्लीज़ क्या तुम यहाँ पर रुकोगी। तभी इतने में यहाँ पर लीन आ जाती है और उसे देखकर सूजी कहती है कि देखो तुम्हारी फर्स्ट लव आ गई है, तो मैं चाहती हूँ। फिर यहाँ पर लीन एक्टिंग करने लग जाती है। तो उसकी बातें सुनकर जो तुरंत ही सूजी का हाथ छोड़ देता है और फिर वो यहाँ से चली जाती है। लिन को गुस्सा आती है और वो मन में सोचती है कि ये जो अभी भी सूजी को ही पसंद करता है, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ, तुम बस जल्दी से इस पे साइन कर दो। तो फिर ये बहुत ही खुश होता है और कहता है कि तुम सच में मेरी लकी स्टार हो, और वो साइन करता है। फिर ये बताती है कि वैसे मेरे डैड ने तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट देने के लिए सिर्फ इसलिए माने ताकि तुम मेरी हेल्प करो मुझे चीन ग्रुप कंपनी का स्पोक्स पर्सन बनाने में। तुम तो जानते हो कि अगर मैं वहाँ की स्पोक्स पर्सन बनती हूँ तो मेरा बहुत ही फायदा होगा।
तो ये मन में सोचता है कि वैसे अगर ये स्पोक्स पर्सन बन जाएगी तो मेरे भी फ्यूचर में बहुत ही बेनिफिशियल होगा। फिर ये कहती है कि लेकिन ये चीज़ करना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि चिन ग्रुप कंपनी की जो नई प्रेसिडेंट है वो अभी अब्रॉड से पढ़कर आई है, और अभी हमारी जो न्यूज़ फैल चुकी है कि मैंने तुम्हारी और सूजी की शादी तोड़ी हूँ, ये न्यूज़ ज़रूर उस तक भी पहुँच गई होगी, तो वो कहाँ ही मानेगी। तो ये कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इंटरनेट पे से इस बारे में सारी न्यूज़ को हटा दूंगा, और हाँ, जब तुम स्पोक्स पर्सन बन जाओगी तो फिर हम अपनी इंगेजमेंट भी अनाउंस करेंगे। तो फिर बहुत ही खुश हो जाती है, और फिर जो सूजी की फ़ोटो देखते हुए सोचता है कि अब मैं देखता हूँ कि वो कब तक मेरे से दूर रह पाएगी, उसका मेरे बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, वो ज़रूर वापस आएगी एक दिन। दूसरी तरफ हम फुशियन को देखते हैं जो कि अपनी ग्रैंडमा के साथ बैठा होता है और सूजी को मैसेज कर रहा होता है। तभी ग्रैंडमा हंसते हुए कहती है कि क्या हुआ, सूजी ने अभी तक तुम्हारे मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं करी। तो फुशियन कहता है कि ग्रैंडमा आप ऐसे मेरा मजाक मत उड़ाओ, आपको ग्रैंड डॉटर इन लॉ चाहिए कि नहीं। तो ग्रैंडमा कहती है कि ऑफकोर्स चाहिए, तभी तो देखो मैंने तुम्हारे लिए एक रास्ता भी ढूंढ के रखी हूँ, और वो उसे हैंडसम बॉडी बिल्डर लोगों का फोटो दिखाती है। तो फुशियन ये लड़कों का फोटो देखने के बाद कहता है कि ग्रैंडमा ये सब क्या है। तो ग्रैंडमा इसे समझाने लगती है कि तुम पुराने ज़माने में रहना बंद करो, ये अब नया ज़माना चल रहा है और तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ कर इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर तुम्हारी वाइफ हाथ से चली जाएगी। और फिर ये फ़ोटोज़ ग्रैंडमा असिस्टेंट को भी दिखाने लगती है और कहती है कि तुम बताओ ये फ़ोटोज़ अच्छी लग रही है कि नहीं। फिर यहाँ फुशियन अपनी ग्रैंडमा को ऐसे घूर कर देखने लगता है। तो ग्रैंडमा कहती है कि ऐसे क्या देख रहे हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ इसमें कि तुम सूजी को सेड्यूस कैसे करोगे, अरे मतलब कि उसे अट्रैक्ट कैसे करोगे, देखो तुम्हें वाइफ चाहिए कि नहीं, तो ये सब करना पड़ेगा। तभी इतने में यहाँ पर असिस्टेंट को उसके बच्चे की कॉल आती है और वो बताता है कि मेरा बच्चा, और वो इन लोगों को बताता है कि उसका बच्चा स्कूल ना जाने के लिए बीमार होने की नाटक कर रहा है, तो उसे घर पे जाना पड़ेगा उसे मनाने के लिए। तो फुशियन को ये सुनते के साथ ही ये वाला आइडिया आ जाता है और फिर वो जाने लगता है। तो ग्रैंडमा पूछती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। फुशियन कहता है कि मेरे पास एक तरीका आ गया है आपकी ग्रैंड डॉटर इन लोग को मनाने का। तो ग्रैंडमा कहती है कि कुछ ऐसी वैसी हरकत मत करना, नहीं तो तुम सब खराब कर दोगे, तो मैं भी फिर तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। तो वो अपना चला जाता है और ग्रैंडमा को गुस्सा आती है कि इसे मेरी हेल्प ही नहीं चाहिए। हम देखते हैं कि सूजी अपनी चिन ग्रुप कंपनी आई होती है और तभी वो यहाँ पर देखती है कि मैनेजर से मिलने के लिए यहाँ पर जो और लिन आए होते हैं और वो लोग उसे एक्स्ट्रा पैसे देते हुए उसे कंपनी की स्पोक्स पर्सन बनाने की बात कर रहे होते हैं। तो फिर मैनेजर कहती है कि आप लोग फिक्र मत करो। फिर इन लोग से वो जैसे ही पैसे लेने वाली होती है तभी इतने में सूजी टाइम पर रूम में आ जाती है और कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, ये तो कंपनी के साथ चीट करना हुआ। तो फिर मैनेजर से चिल्लाती है कि तुम कौन हो और बीच में क्यों बोल रही हो। सो भी यहाँ पर सूजी को देखकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और वैसे देखो तुम्हें मेरे साथ ग्रजेस है ना, तो मेरे ऊपर निकालो, उसे लिन के ऊपर मत निकालो। सूजी यहाँ पर मैनेजर को वार्निंग दे देती है और वो यहाँ से चली जाती है। फिर लिन जो से कह रही है कि कहीं अगर ये कंपनी के प्रेसिडेंट को इस बारे में जाकर बता देगी तो फिर मैं तो स्पोक्स पर्सन बन नहीं पाऊंगी। तो जो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, और वो इस मैनेजर को एक्स्ट्रा 1 मिलियन देता है और कहता है कि तुम्हें हमारी पूरी हेल्प करनी होगी। तो मैनेजर कहती है कि आप लोग फिक्र मत करो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज़ को मीटिंग के लिए बुलाती है जिसमें वो लोग स्पोक्स पर्सन डिसाइड करने वाले हैं। और जैसे ही यहाँ पर सूजी पहुँचती है और बताती है कि वही कंपनी की CEO है, तो ये जानने के बाद उस मैनेजर को शॉक लग जाता है और फिर वो उसे डरने लगती है। फिर सूजी लिस्ट मंगवाती है एक्ट्रेस की जिनमें से वो कंपनी की स्पोक्स पर्सन चुनेगी, और वो जानबूझ के किसी दूसरी एक्ट्रेस को चुनती है और लिन को नहीं चुनती। और फिर ये लड़की को भी पता होता है कि वो लिन को नहीं चुनने वाली है, तो वो कहने लगती है कि बॉस आप फिक्र मत करो, हम लोग सही लोग को लेंगे। सूजी कहती है कि वो तो तय है ही कि मैं अपनी कंपनी के लिए सही लोगों को ही चुनूंगी, चाहे वो स्पोक्स पर्सन हो या फिर मैनेजर। और फिर वो तुरंत ही उसे फायर करने का ऑर्डर दे देती है और फिर गार्ड्स यहाँ पर मैनेजर को पकड़ के बाहर लेकर जाते हैं। और फिर उसके बाद सूजी यहाँ पर मीटिंग अच्छे से लेने के बाद मीटिंग क्लोज करती है और सभी एम्प्लॉयज़ बाहर निकलने के बाद सोचते हैं कि हमारी न्यू CEO तो कितनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और हमने तो एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि वो इतनी यंग होगी। दूसरी तरफ हम यहाँ पर फुशियन को देखते हैं जो कि जानबूझ के अपने आप को बीमार करने के लिए ठंडे पानी में घुस जाता है, पर इतना देर ठंडे पानी में रहने के बाद भी उसे फीवर नहीं होता और वो मेड से पूछता है कि आखिर में फीवर आने के लिए ऐसा क्या करूं। तो मेड उसे आइडिया देती है कि आप थर्मोमीटर को इस गर्म पानी वाले कपड़े पे लेकर मिस सूजी को दिखा देना, फिर उन्हें लग जाएगा कि आप सच में बीमार है। तो फुशियन को ये आइडिया पसंद आता है और वो सूजी को ये कॉल करके बुलाता है कि वो बीमार हो चुका है, तो वो उसे यहाँ देखने आए। फिर सूजी जब यहाँ उसे देखने पहुंचती है तो कहती है कि तुम क्या सच में बीमार हो। फिर वो आकर उसे चेक करने लगती है और उसका झूठ पकड़ लेती है
और बताती है कि तुम्हें पता है ये मेरे बच्चे का खेल था, मैं बचपन में ऐसे बीमार होने की नाटक करती थी और मैं तुम्हें बता दूं मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो धोखा देते हैं। और वो यहाँ से जाने लगती है और फूशियन जब तक उसे रोक नहीं जाता है तब तक वो जा चुकी होती है। फिर ग्रैंडमा कहती है कि अच्छा तो तुम्हारा ये आइडिया था कि तुम बीमार होकर उसे यहाँ पर रोकना चाहते थे। देखो अब ये आइडिया फेल हो गया ना तो क्यों, देखो अब तुम्हारा ये आइडिया तो फेल हो चुका है तो क्यों ना तुम मेरा आइडिया ले लो। तो फूशियन कह देता है कि ग्रैंडमा मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करने वाला हूँ। तो ग्रैंडमा कहती है कि ठीक है फिर अब तुम बाद में पछताओगे जब सूजी किसी और को मिल जाएगी तो फिर फूशियन मान जाता है कि ठीक है ग्रैंडमा मैं आपकी बात सुनूंगा। फिर दूसरी तरफ हम यहाँ पर जो को देखते हैं जो कि लिन के साथ कंपनी में होता है और तभी असिस्टेंट आकर इन लोग को बैड न्यूज सुनाता है कि उनके प्रोजेक्ट का 300 मिलियन का नुकसान होने वाला है। तो ये सुनकर ये लोग शॉक होते हैं और लिन कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जैंग फैमिली ने अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लिए तो क्या हुआ, मैंने अपने डैड से नई इन्वेस्टमेंट दिलवाई थी। तो फिर ये कहता है ये लेकिन उस प्रोजेक्ट को तो मिस सूजी हैंडल कर रही थी ना, और जब मिस सूजी थी तो वो सब कुछ अच्छे से हैंडल कर रही थी और अब जो नया बंदा मिस सूजी की जगह प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा था उससे कुछ मिस्टेक हो गई और फिर इस वजह से प्रोजेक्ट का काफी नुकसान हो गया। तो फिर ये सुनकर जो सोचता है कि क्या सच में सूजी के बिना मैं बिल्कुल ही डाउन चला जाऊंगा। तभी इतने में लिन कहती है कि तुम फिक्र मत करो, बस एक बार अभी मैं चिन ग्रुप कंपनी की स्पोक्स पर्सन बनने वाली हूँ तो मैं और इन्वेस्टर को लेकर आऊंगी। तभी इतने में लिन की असिस्टेंट उसे बैड न्यूज सुनाती है कि चिन ग्रुप कंपनी की स्पोक्स पर्सन डिसाइड हो चुकी है और उसे स्पोक्स पर्सन के लिए चुना गया ही नहीं है बल्कि उसके जगह किसी और एक्ट्रेस को चुना गया है। ये सुनकर ये लोग बहुत ही शॉक हो जाते हैं और फिर ये लोग उस मैनेजर को कॉल लगाने लगते हैं पर उस मैनेजर का कॉल लगता ही नहीं है। तो जो दूसरे फोन से उस मैनेजर को कॉल करता है तो फिर वो उठा लेती है। तो ये पूछता है कि हमारी डील का क्या, तुमने तो पैसे भी ली थी। तो फिर वो मना करती है कि तुम लोग की वजह से एक तो मेरी जॉब चली गई और अब मैं तुम लोग का कोई काम नहीं करने वाली हूँ, तुम लोगों ने चिन ग्रुप कंपनी के प्रेसिडेंट से पंगा लिया है, ऐसा बोलकर वो कॉल कट करती है। फिर लिन कहने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सूजी ये सच में चिन ग्रुप कंपनी की प्रेसिडेंट है। तो जो कहता है कि ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। फिर असिस्टेंट भी कहने लगती है कि हाँ वो सूजी के तो कोई पेरेंट्स ही नहीं थे ना, तो वो इतनी रिच फैमिली की डॉटर थोड़ी ना हो सकती है। तो लिन कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सूजी वहाँ पर जॉब के लिए लग गई होगी और उसने चिन ग्रुप कंपनी की प्रेसिडेंट को मेरे बारे में बुराई कर दी होगी, क्योंकि आफ्टर ऑल अब तुम मेरे पास हो और उसके पास नहीं, इसलिए वो मुझसे बदला ले रही होगी। फिर जो तुरंत ही अपने असिस्टेंट को चिन ग्रुप कंपनी की प्रेसिडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए बोलता है ताकि वो उससे मिल के इस बारे में बात कर सके। और वो असिस्टेंट को भी पता करने बोलता है कि पता करो कि इन सब के पीछे सूजी का हाथ है कि नहीं। और फिर यहाँ घर पर हम देखते हैं कि फूशियन की ग्रैंडमा उसे स्टाइल करने के लिए अलग अलग फैशनेबल कपड़े मंगवाती है और कहती है कि चलो अब मैं 3 तक काउंट करूंगी और तुम सारे कपड़े पहनना शुरू करो, मैं देखूँ कि तुम किस में अच्छे लगोगे। फिर फूशियन बेचारा ना चाहते हुए भी अलग अलग कपड़े ट्राई कर रहा होता है और उसकी ग्रैंडमा उसकी फोटोज ले रही होती है और ये थी चलो अब दूसरा कपड़ा पहनो। और फिर ग्रैंडमा को फूशियन एक कपड़ों में पसंद आ जाता है और वो कहती है कि चलो अब ये वाली फोटो मैं सूजी को भेज देती हूँ, देखना उसे पसंद आएगी। सूजी को हम देखते हैं कि वो तो अपना ऑफिस में बैठकर काम कर रही होती है। तभी ग्रैंडमा उसे फूशियन का फोटो सेंड करती है और फिर उसे कॉल भी लगा लेती है और कहती है कि तुम इतने टाइम से मुझसे मिलने नहीं आई तो क्या आज तुम मुझसे मिलने आओगी, देखो मैंने तुम्हारे लिए सूप भी बनाई हूँ। तो फिर सूजी कहती है कि ग्रैंडमा आज तो मैं बिजी हूँ। तो फिर ग्रैंडमा फिर बेचारी बनने की एक्टिंग करते हुए कहती है कि आखिर मेरी जैसी ओल्ड वुमेन से कौन ही बात करना चाहेगा, मैं अकेली ही रहूंगी। तो फिर सूजी तुरंत ही मान जाती है और ग्रैंडमा कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए सूप रेडी करके रखूंगी। और फिर सूजी से बात करने के बाद ग्रैंडमा यहाँ फूशियन को समझाती है कि चलो अब तुम जाओ आज रात अपनी और सूजी की डेट की तैयारी करो। तो फिर वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि चलो मैं सूजी के लिए कुछ सरप्राइज प्लान करता हूँ। वह ये देख के ग्रैंडमा खुश होती है। दूसरी तरफ जो अपनी कंपनी में होता है और उसका असिस्टेंट उसे इस बारे में आकर बताता है कि बॉस हम लोग चिन ग्रुप कंपनी के प्रेसिडेंट के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं पता लगा पाए और हमने चिन ग्रुप कंपनी के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट का भी अरेंजमेंट करवाया तो वो भी नहीं मिला। तो फिर कहता है कि तुम मैनेजर से बात करो और उसे एक्स्ट्रा पैसे दो, मुझे कैसे भी करके प्रेसिडेंट से मिलना ही है। फिर हम देखते हैं कि सूजी को यहाँ पर उसकी सेक्रेटरी आकर इस बारे में बताती है कि बॉस कि मिस्टर लू कैसे भी करके आपसे मिलना चाहते हैं और वो यहाँ पर आने वाले। तो सूजी मना करती है कि किसी भी मिस्टर लू को यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं है, मैं उससे कोई नहीं मिलने वाली, उसका अपॉइंटमेंट रिजेक्ट कर दो। और फिर हम देखते हैं कि जो अपने असिस्टेंट के साथ यहाँ पर सूजी की कंपनी पहुंचता है उसे मिलने के लिए, पर एम्प्लॉय से बताती है कि उसका अपॉइंटमेंट तो फिक्स हुआ ही नहीं है और प्रेसिडेंट उसे नहीं मिलने वाली। तो फिर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, फिर इसकी यहाँ पर बेइज्जती हो जाती है। फिर इतने में असिस्टेंट उसे बताता है कि ये चिन ग्रुप कंपनी की प्रेसिडेंट ऑलरेडी ऑक्शन के लिए जा चुकी है। तो फिर कहता है कि चलो हम भी वहां पर चलेंगे और मैं देखता हूँ कि ऐसे कैसे वो हमसे नहीं मिलेगी। और फिर ये भी ऑक्शन इवेंट के लिए पहुंच जाता है और देखता है कि लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं
कि सामने जो सीट पर बैठी है वही चीन ग्रुप कंपनी की प्रेसिडेंट है। तो ये उसे पीछे से देखते हुए पहचान ही नहीं पाता कि वो सूजी है। फिर यहाँ पर बिडिंग स्टार्ट हो जाती है और जो सोचता है कि इस लैंड को तो मैं जीत के रहूँगा। फिर वो बिडिंग लगाना स्टार्ट करता है तो सूजी की सेक्रेटरी यहाँ पर उससे भी ज़्यादा बिडिंग लगाती है। तो भी ये हार नहीं मानता और बिडिंग को बढ़ाते जाता है। तो सूजी की सेक्रेटरी भी बढ़ाती जाती है और फिर यहाँ पर फूशियन भी आया होता है और वो इससे भी ज़्यादा बिडिंग लगाने लगता है। और फिर फूशियन कस्टमर से बताता है कि वैसे बॉस, आप जिसके साथ कंपटीशन कर रहे हैं वो मिस सूजी हैं और वो भी ये लैंड खरीदने आई है। तो फिर फूशियन तुरंत ही बिडिंग को रोक देता है और फिर सूजी ये बिडिंग जीत जाती है और उसे लैंड मिल जाता है। और फिर सूजी को जिताने के बाद फूशियन यहाँ से जाने लगता है और तभी सूजी के पास रिपोर्टर्स आ जाते हैं। तो उसकी सेक्रेटरी इन लोग को जवाब दे रही होती है। तभी जो सामने आकर सूजी को देख लेता है और कहता है कि अच्छा, तो तुम यहाँ पर चिन ग्रुप कंपनी के प्रेसिडेंट के साथ हो, आखिर तुम इसके साथ क्या कर रही हो? तो सूजी कहती है कि मैं कहीं पे भी रहूं, तुम्हें से क्या? तो फिर ये कहता है कि अब मैं समझा कि आखिर चिन ग्रुप कंपनी की प्रेसिडेंट मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहती थी, क्योंकि तुम ही इसे रोक कर रख रही थी। और वो सेक्रेटरी को प्रेसिडेंट समझ रहा होता है और सूजी उसे समझने दे रही होती है और वो इसे चिल्लाती है कि देखो, इन सब का मेरे से कुछ लेना देना नहीं है और तुम मेरा पीछा मत करो। तभी इतने में यहाँ पर फूशियन का अस्टेंट आकर सूजी को बताता है कि मिस्टर फूशियन आपसे मिलना चाहते हैं। तो सूजी जो के सामने से फूशियन के साथ चली जाती है और फिर कार से जाते हुए वो फूशियन से पूछती है कि वैसे आज तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया तो कुछ ज़रूरी बात करनी होगी ना तुम्हें? तो ये बताता है कि मेरी ग्रैंडमा ने तुम्हें डिनर पे इन्वाइट करा है और वैसे मुझे इस बारे में भी बात करनी थी कि जो तुमने लैंड अभी खरीदी हो, मुझे तुमसे वो चाहिए और मैं उसके अच्छी प्राइस देना चाहता हूँ और इतना तो मैं तुमसे डील कर ही सकता हूँ ना, हमारी अच्छी फ्रेंडशिप है। तो ये कहती है, तो ये मन में सोचती है कि हमारी फैमिली कोई लॉस नहीं लेने वाली है। फिर वो इसे अच्छा खासा प्राइस बताती है तो तुरंत ही फूशियन उसे डील कर लेता है। तो सूजी इसकी बात सुनकर स्माइल करने लगती है कि इतनी आसानी से ये बिजनेस डील के लिए मान गया और आखिर पता नहीं इसने इतनी अपनी कंपनी को इतना बड़ा कैसे करा। हीरोज ऐसी ब्यूटी के जाल में फंस जाते हैं। फिर इसके बाद जैसे ये लोग रेस्टोरेंट पहुंचते हैं तो फूशियन सूजी से कहता है कि मैं अपनी ड्रेस चेंज करके आता हूँ, तुम वेट करो। तो ये काफ़ी शौक होती है कि ये डिनर के लिए बस ड्रेस चेंज करना चाहता है। चलो इसी बहाने मैं भी ग्रैंडमा के लिए कुछ गिफ्ट खरीद लेती हूँ। और फिर फूशियन को ये ड्रेस चूज़ करने में असिस्टेंट उसकी हेल्प करता है और कहता है कि बॉस, आप अपना आराम से ड्रेस चेंज करो, मैं जाता हूँ सारा टेबल का अरेंजमेंट करता हूँ, ग्रैंडमा ने मुझे सिखा दिए और मैं अब सब कुछ समझ गया हूँ। फिर असिस्टेंट यहाँ पर सारा अरेंजमेंट कर देता है और वो देखने जाता है कि फूशियन ने ड्रेस पहन ली है। फिर वो उसकी फ़ोटोज़ लेने लगता है और कहता है कि ग्रैंडमा ने मुझे ऑर्डर दिया था कि मैं आपकी अच्छी फ़ोटोज़ लेकर उन्हें भेज दूँ। तो फिर फूशियन को मानना पड़ता है और वो फोटो के लिए पोस्ट कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो भी इस रेस्टोरेंट के बाहर लिन और अपनी सिस्टर को लेकर पहुंचता है। वो लोग बड़े खुश होने लग जाते हैं कि इतने महंगे होटल में आज वो उन लोग को डिनर करवाने वाला है। फिर जो इन लोग से कहता है कि तुम लोग वेट करो, मैं अभी आता हूँ। फिर जैसे वो जाता है तभी इतने में यहाँ पर सूजी पहुंच जाती है और इसे देखकर लिन और जो की बहन इसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लगता है तुम किसी रिच बंदे को फंसाने आई होंगी और ये उसको फंसाने के लिए गिफ्ट होगा। इस गिफ्ट को उन लोगों को देखने नहीं देती और चिल्लाती है कि तुम लोग मेरे पीछे मत लगो। तभी हम देखते हैं कि जो अपने असिस्टेंट के साथ वो रूम देखने आता है कि उसने कैसे डेकोरेशन करा है और फिर वो उसे डांटने लगता है कि ये कोई डेकोरेशन है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस, मैंने बहुत ही अच्छे से करा हूं। और फिर इतने में फूशियन की नजर विंडो के बाहर जाती है और वो देख लेता है कि कैसे वो दोनों मिलकर यहाँ सूजी को बुली कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों सूजी से कह रहे होते हैं कि तुम्हें यहाँ अंदर जाने को मिलने वाला नहीं है, लेकिन हाँ तुम चाहो तो हम लोग साथ में डिनर कर सकते हैं। सूजी कहती है कि मुझे तुम लोग की कोई जरूरत नहीं है और वो खुद ही अंदर चली जाती है। और फिर जैसे ये दोनों भी होटल के अंदर एंटर होने लगते हैं तो गार्ड्स इन लोग को रोक लेते हैं और कहते हैं कि आप दोनों को अंदर एंट्री नहीं है। तो फिर ये लोग कहते हैं कि आखिर हमें एंट्री क्यों नहीं है? तो फिर ये गार्ड बताता है कि ये हमारे बॉस का ऑर्डर है कि आप लोग को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है और आप लोग को हमारे होटल में डिनर करने के लिए नहीं मिलेगा। तो फिर ये लोग शॉक होते हैं और पूछते हैं कि ऐसा क्यों? तो बॉडीगार्ड ये भी बताता है कि क्योंकि आप दोनों की वजह से हमारी बॉस लेडी गुस्सा है और वो अंदर आपको नहीं लेने वाले। तो फिर जो की बहन कहने लगती है कि आखिर हमने आपकी बॉस लेडी का क्या ही बिगाड़ा है। फिर ये सूजी को ही ब्लेम करने लगती है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम बहुत ही अनलकी हो। और फिर वो गुस्से में सूजी के हाथ में से वो गिफ्ट का बैग लेकर नीचे फेंक देती है। तो सूजी कहती है कि मुझे पहले तुम दोनों बेदिमागों से कोई बात नहीं करनी थी, लेकिन तुम लोग तो मेरे पीछे पड़ गए हो। तो लिन कहती है कि इसने ये जानबूझ के नहीं करी है, इसलिए इसे ब्लेम मत करो। तो सूजी कहती है कि ये तुम्हारी चीज नहीं है ना, इसलिए तुम यहाँ पर अच्छी बनने की एक्टिंग कर रही हो। तभी इतने में यहाँ पर जो पहुंच जाता है और पूछता है कि ये क्या चल रहा है। तो लिन जल्दी से एक्टिंग करते हुए उसे बताती है कि देखो ना, ये सूजी मुझसे कितनी नफरत करती है कि मैं कितना भी इसे कुछ कह लूँ ये मुझे ब्लेम ही करती रहती है। फिर जो सूजी से पूछता है कि आखिर तुम्हारा क्या है, तो फिर वो कहती है कि अच्छा हुआ यहाँ पर सीसीटीवी लगा है, यहाँ पर सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है कि कैसे मैं यहाँ पर शॉप से सामान लेकर आई थी और तुम्हारी बहन ने मेरा सामान फेंक कर तोड़ी है, इसलिए तुम लोगों को इसका भरपाई करना पड़ेगा और इसके पैसे मुझे रिटर्न करने होंगे।
और ये बिल में साफ साफ लिखा है कि ये कितने पैसों का था। तो जो की बहन कहती है कि इतना क्या उतरा रही हो, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। और फिर वो तुरंत ही बिल देखती है और शॉक हो जाती है कि 3 मिलियन, आखिर तुमने ऐसा कौन सा जंक सामान खरीदी हो जो इतना महंगा है। तुम जरूर हमें फूल बना रही होंगी और तुम हमें स्कैम करने के लिए यहाँ पर आई हो और जरूर ये फेक होगा। और वो तुरंत ही इस 3 मिलियन के बिल को फाड़ देती है। सूजी कहती है कि अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। तो जोई से कहता है कि क्या तुम ये सब करना बंद करोगी। तो सूजी कहती है कि लगता है तुम्हें समझ नहीं आया, मुझे कंपेंसेशन चाहिए। तो फिर जोई से तुरंत ही 3 मिलियन का कार्ड देता है और कहता है कि अब ये खत्म ना। तो तुरंत ही उसकी बहन उसे देने के लिए मना करती है और कहती है कि भाई ये हमें झूठा ब्लैकमेल कर रही है। तो फिर ये से चिल्लाता है कि बंद करो, तुम लोग प्रॉब्लम क्रिएट करने के पीछे ही पड़ी रहती हो। और फिर सूजी ये 3 मिलियन का कार्ड लेकर जो की बहन को चिढ़ाकर चली जाती है। और फिर जो कहता है कि चलो अच्छा गुस्सा होना बंद करो और हम लोग डिनर के लिए चलते हैं। पर तभी बॉडीगार्ड यहाँ पर सामने बोर्ड डाल देता है कि वो लोग अंदर नहीं आ सकते। तो जो कहता है कि हम लोग यहाँ पे डिनर के लिए आए, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। तब इतने में यहाँ पर चीन ग्रुप कंपनी का वो मैनेजर आ जाता है जो कि जो के साथ पहले से ही मिला हुआ था क्योंकि वो उसे एक्स्ट्रा पैसे दे रहा था। और फिर ये मैनेजर गार्ड से कहता है कि हम चीन ग्रुप के ही लोग हैं और अगर हमें अंदर नहीं लोगे तो फिर बॉस गुस्सा हो जाएंगे। फिर ये सुनते के साथ ही गार्ड सोचता है कि बॉस ने हमें बताया था कि उनकी बॉस लेडी चीन ग्रुप कंपनी से, तो अगर हमने उनकी वाइफ की फैमिली को गुस्सा दिलाया तो फिर हम प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। फिर वो कहता है कि आप लोग रुको, मैं अभी बॉस से पूछ कर आता हूँ कि आप लोग को अंदर लेना है कि नहीं। फिर लिन तो खुश हो जाती है कि ये चीन ग्रुप कंपनी के मैनेजर की वजह से हमें अंदर जाने मिल रहा है। और फिर ये मैनेजर को जो की बहन पसंद आ जाती है और वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ये डील करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे इस लड़की के साथ नाइट स्पेंड करने दोगे। देखो तुम मुझे मना नहीं कर सकते, नहीं तो फिर मैं चीन ग्रुप कंपनी के साथ तुम लोगों की बिजनेस डील नहीं करवाऊंगा। तभी लिन कहती है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इससे ब्यूटीफुल लड़की दिलवाती हूँ ना जो इससे ज्यादा अच्छी रहेगी। तो ये कहता है कि ठीक है, मैं तुम पर बिलीव कर लेता हूँ, लेकिन अगर वो लड़की ब्यूटीफुल नहीं दिख रही ना तो फिर तुम्हें मेरे साथ नाइट स्पेंड करना पड़ेगा। फिर ये लोग मान जाते हैं। और फिर जो यहाँ सूजी का रूम में इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही वो यहाँ आती है तो पूछती है कि ये सब क्या है। तो असिस्टेंट बताता है कि ग्रैंडमा ने आप लोगों के लिए सारा अरेंजमेंट करवाई है। और फिर असिस्टेंट वो लाइटिंग उठाकर अच्छे से फूशन की तरफ दिखा रहा होता है। और फिर सूजी जब यहाँ फूशन को देखती है तो उसे इसका लुक बहुत ही पसंद आता है, वो उसे देखती रह जाती है। और फिर असिस्टेंट इन दोनों को अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए छोड़कर बाहर चला जाता है। और फिर फूशन यहाँ सूजी को टेबल पे बैठाकर उसे किस करने वाला होता है, पर किस होने से पहले ये लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर वो बॉडीगार्ड आ जाता है और बताने लगता है कि बॉस मिस्टर लू के साथ यहाँ पर चीन ग्रुप कंपनी का मैनेजर भी आया है, तो हमें उन्हें अंदर लेना है कि नहीं। तो सूजी कहती है कि अच्छा, तो मेरी कंपनी का मैनेजर आया है, मैं उससे मिलकर आती हूँ। वो जल्दी से चली जाती है और असिस्टेंट फूशन को इशारा करता है कि बॉस सॉरी, प्लान खराब हो गया। और फिर उसके बाद जैसे ही सूजी बाहर आती है तो लिन मैनेजर को दिखाने लगती है कि मैंने बोली थी ना कि वो लड़की बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। मैनेजर तो सूजी को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और इन लोगों से कहता है कि मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है और जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। तो इसे ऐसे देखकर जो शॉक होता है और सोचता है कि ये क्या, ये तो सूजी को देखकर ऐसे गया है जैसे ये बहुत ही डरा हुआ था। लगता है ये सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखती है और मैंने इसे ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया। फिर ये से कहने लगता है कि सूजी इतनी रात हो गई है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो इसकी बातें सुनकर लिन को गुस्सा आती है और ये सोचती है कि सूजी को मुझे रास्ते से हटाना होगा, नहीं तो ये जो तो उसे भूल ही नहीं पा रहा है। फिर जो यहाँ सूजी को मनाया जा रहा होता है तो सूजी से कहती है कि तुम मेरा पीछा छोड़ो, क्या तुम्हें समझ नहीं आती है, और वो जाने की कोशिश करती है। तभी यहाँ पर लिन ने जो की बहन को सूजी के खिलाफ पहले ही भड़का चुकी होती है। तो वो यहाँ सूजी को चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम मेरे भाई को बोलकर मेरे साथ बुरा करने का कैसे सोच सकती हो। सच में मुझे तुम्हारी वो हैरेसिंग वाली वीडियो को सभी को दिखा देना चाहिए था और वायरल कर देना चाहिए था। तो सूजी से 2 थप्पड़ लगाती है और से चिल्लाती है कि तुम्हें अपनी गलतियों से कुछ सीखने नहीं मिल रहा है। तो जो की बहन और गुस्सा हो जाती है और सूजी को दूर पुश कर देती है और फिर सूजी यहाँ रोड पे गिर जाती है और तभी उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है, पर वो टाइम पर बच जाती है। और कार का ओनर यहाँ पर सूजी को चिल्लाता है कि मरना है तो मेरी कार के सामने मत आना चाहिए था। फिर सूजी वापस से जो की बहन के पास आती है और कहती है कि तुम्हें मुझे मारने का बड़ा शौक है, लाओ मैं तुम्हें मारती हूँ। तभी जो जल्दी से सूजी को रोकता है और कहता है कि मेरी बहन बस मजाक कर रही थी और तुमने उसके साथ बहुत ही गलत करी हो, तो तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। तो सूजी कहती है कि लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है। ठीक है, तुम चाहते हो ना मैं तुम्हारी बहन को माफ करूँ, तो तुम उसकी जगह नील डाउन होकर मुझसे माफी मांगो। तुम जानते हो ना मैं तो ऐसी हूँ, मैं अपना बदला लेकर ही मानती हूँ। और तुम चाहते थे ना कि वो लैंड मैं तुम्हें दे दूँ, ठीक है मैं वो तुम्हें दिलवा सकती हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें नील डाउन होकर मुझसे माफी मांगना पड़ेगा। फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट देने का सोच सकती हूँ। देखो मैं सिर्फ तुम्हें 5 सेकंड का टाइम दे रही हूँ सोचने के लिए। तो फिर कहता है कि क्या तुम मुझे सच में दे दोगी। और फिर याद करता है कि हाँ
ये तो सच में उस चेन ग्रुप कंपनी के प्रेसिडेंट के साथ थी, तो इसका उसके साथ अच्छा कनेक्शन होगा, तो शायद ये मेरी हेल्प कर सकती है। और फिर फूशियन कैसे भी करके अपनी बहन को मनाता है कि देखो तुम इससे माफ़ी मांग लो, तभी मेरा इतना बड़ा फ़ायदा होगा, और अपने भाई के लिए तुम इतना तो कर ही सकती हो। और वो उसे ज़बरदस्ती नील डाउन करवा देता है और सूजी से कहता है कि देखो अब तो इसने माफ़ी भी मांग ली है। सूजी मन में सोचती है कि सच में ये अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फिर वो ताली बजाती है और कहती है कि तुम तो हमेशा से डॉग रहोगे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें कोई रिवॉर्ड नहीं देने वाली हूँ। तो कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। सूजी कहती है कि तुम कितने बड़े इडियट हो, आखिर मेरे पास इतनी पावर कहाँ से रहेगी जो मैं तुम्हें इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे पाऊँ। उल्टा मैं तो तुम्हारी कंपनी से भी रिजाइन कर चुकी हूँ। तो जो गुस्से में फिर सूजी के ऊपर हाथ उठाने जाता है, पर तभी यहाँ फूशियन आकर उसका हाथ रोक लेता है और फिर वो तुरंत ही सूजी को उठाकर यहाँ से लेकर जाता है। और फिर वो सूजी को कार में लाने के बाद उसके हाथ की चोट पर मेडिसिन लगाने लगता है। तभी सूजी अपने हाथ से उसका फेस कवर करते हुए उसकी आंखें देखती है और सोचती है कि ये आंखें मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। फिर फूशियन भी सोचने लगता है कि क्या इसने मुझे अब पहचान ली होगी। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक बार सूजी प्रॉब्लम में फंस गई थी और उसे कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिए थे, और तभी वहाँ पर फूशियन सूजी को बचाने के लिए गया था और वो अपना फेस कवर करके गया था। और जब यहाँ वो गुंडा सूजी को गोली चलाने वाला था तो फूशियन सामने आ गया था। सूजी सोचती है कि नहीं, ये वो नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने इस बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेट करी थी और मुझे पता चला था कि वो जो है जिसने उस दिन मेरी जान बचाया था। और फिर इसके बाद फूशियन यहाँ सूजी को उसके घर तक छोड़ने के बाद उसे अपने कोट से कवर करता है और फिर उसे बाय बोलकर वो जैसे ही जाता है तभी इतने में सूजी के अंकल घर से बाहर निकलते हैं और फिर सूजी उनसे 5 साल पहले वाले उस इंसिडेंट के बारे में फिर से इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलती है और कहती है कि मुझे शक हो रहा है कि मेरी जान जिसने बचाया था वो जो नहीं बल्कि कोई और था। तो अंकल कहते हैं कि फिक्र मत करो, मैं इस बारे में सब पता करता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर इस बारे में डिस्कस कर रहा होता है कि उसे पूरा शक हो रहा है कि सूजी की कोई तो छुपी हुई आइडेंटिटी है और वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, इसलिए ये प्लानिंग कर रहा होता है कि मुझे सूजी को वापस लाना होगा। लेकिन ये सब सुन लेती है और फिर वो अपने रूम में आने के बाद सारी चीज़ें गिराने लगती है और बहुत ही गुस्सा हो रही होती है और फिर तुरंत ही वो सूजी की इमेज खराब करने के लिए कल रात की वो होटल के बाहर वाली वीडियो को वायरल करवा देती है। जिसके बाद सूजी जब यहाँ अपनी फ्रेंड के साथ बाहर शॉपिंग पर गई होती है तो इन लोग के पीछे लिन के फैंस लग जाते हैं इन लोग को मारने के लिए, पर सूजी उन लोग से बच जाती है और वो कार में बैठकर उन लोग को अपनी मिडिल फिंगर दिखाती है। और फिर यहाँ पर सूजी को बचाने के लिए सारे सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और वो इन सारे लोगों को पकड़ कर लेकर जाते हैं और यहाँ पर फूशियन और उसका असिस्टेंट भी पहुंच जाता है और ये लोग ये देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं कि सूजी ने अकेली उन लोग से फाइट कर ली। सूजी को पता लग जाता है कि ये सब लिन ने जानबूझ के अपने फैंस भेजी हुई थी और फिर ये तुरंत ही अपने सेक्रेटरी को कॉल करके लिन की सारी वीडियो को अपलोड करने के लिए बोल देती है। सूजी की फ्रेंड कहती है कि तुम्हें तो पहले ही अपनी आइडेंटिटी को रिवील करना चाहिए था, नहीं तो ये लोग को टाइम कहाँ मिलता तुम्हें बुली करने का। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर लिन जो की बहन के साथ मिलकर उसकी मॉम से मिलने गई होती है और उन्हें वो सूजी के बारे में भड़का रही होती है। तो जो की मॉम सूजी की बहुत बुराई करने लगती है और उसे कहती है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अभी जल्दी ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी आने वाली है और वहाँ पर मैं तुम्हारी और जो की शादी का अनाउंस करूँगी। फिर ये खुशी होने लगती है। तभी इतने में लिन को पता लगता है, इन लोगों को पता लगता है कि होटल के बाहर की किसी ने पूरी वीडियो को लीक कर दिया है और उसमें साफ साफ दिख रहा है कि कैसे ये जो की सिस्टर को भी प्रोवोक कर रही थी। मॉम ये देखने के बाद बहुत ही गुस्सा होती है और लिन को चिल्लाती है कि तुम मेरी बेटी को फंसाना चाह रही थी, सोचना भी मत कि अब मैं मेरे बेटे की शादी तुमसे करवाऊंगी। और वो जो की बहन को अपने साथ लेकर यहाँ से चली जाती है। फिर लिन की असिस्टेंट से बताती है कि अब उसकी इमेज खराब हो जाएगी इस वीडियो की वजह से और अब उसका करियर आगे नहीं चलने वाला। फिर लिन बहुत ही डर जाती है और सोचती है कि अब सिर्फ जोई मेरी हेल्प कर सकता है। ये तुरंत ही उसे कॉल करने लगती है। फिर दूसरी तरफ फूशियन को देखते हैं जो कि सूजी को उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है और फिर वो उसका फ़ोन देने लगता है कि तुम भूल गई थी। तभी इतने में सूजी के फ़ोन पर जो की कॉल आ रही होती है। तो फूशियन पूछता है कि क्या तुम इसका कॉल उठाने वाली हो। सूजी कहती कि फिक्र मत करो, फालतू पर्सन को तो मैंने पहले ही ब्लॉक कर चुकी थी, पता नहीं कैसे इसका कॉल आ रहा है। और फिर वो उसका नंबर फिर से ब्लॉक कर देती है। तो फिर फूशियन ये देखकर खुश होता है। यहाँ पर हम देखते हैं जो यहाँ पर सूजी को इसलिए कॉल लगा रहा होता है क्योंकि उसकी बहन और लिन उसे कह रहे होते हैं कि सूजी ने उन लोगों के ऊपर केस कर दिए और अगर ये सूजी से बात करेगा तभी इन लोग का काम हो पाएगा। तो ये कहता है कि अभी आप लोगों ने देख लिया ना, वो मेरा भी कॉल नहीं उठा रही है। तो उसकी मॉम कहती है कि फिर क्या तुम बस बैठकर देखते रहोगे कि तुम्हारी बहन कैसे जेल से।
तो उसकी मॉम कहती है कि फिर क्या तुम बैठकर बस देखोगे कि तुम्हारी बहन कैसे जेल जाएगी। और फिर जो की मॉम ग्रैंडपा से कहती है कि आप ही कुछ करो, सूजी आपकी सारी बात सुनती है क्योंकि वो आपकी रिस्पेक्ट करती है। तो फिर ग्रैंडपा इसके लिए मान जाते हैं और फिर वो सूजी को कॉल करके कहते हैं कि प्लीज़ मेरे लिए बस तुम मेरी ग्रैंड डॉटर को इस बार माफ़ कर दो और केस वापस ले लो। तो सूजी सोचती है कि ग्रैंडपा कम से कम मेरे साथ बहुत ही अच्छे से थे, तो फिर वो हाँ बोल देती है। तो फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि याद रखना तुम मेरे 60th बर्थडे पे ज़रूर आना और वहाँ पर मैं जो को बोलूँगा कि वो तुमसे माफ़ी मांगेगा। फिर सूजी इसके लिए भी हाँ बोल देती है और फिर फूशन इसे कहता है कि तुम्हें वहाँ पर जाने के लिए अपने आप को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। सूजी कहती है कि ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम बहुत ज़्यादा फ्री हो क्या। तो वो कहता है कि ठीक है, तुमने जो मुझे काम दिया मैं वो करने चाहता हूँ। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो की बहन और लिन तो यहाँ पर बहुत ही खुश हो रहे होते हैं और ये लोग सूजी को बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं देते और खुश होते हैं कि ग्रैंडपा की वजह से हमारा काम हो गया। और ये कहती है कि सिस्टर लिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी ग्रैंडपा को मनाने में। और वो कहती है कि चलो हम लोग गिफ्ट खरीदने चलते हैं। तभी हम देखते हैं कि सूजी भी यहाँ फूशन के साथ एक एंटीक शॉप आई होती है गिफ्ट खरीदने के लिए और फूशन की इस एंटीक शॉप के ओनर से पहचान होती है, इसलिए इन लोग को यहाँ पर एक अच्छा गिफ्ट मिल जाता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी वाला दिन आ जाता है और यहाँ पर लिन जो की बहन से कह रही होती है कि अगर सच में सूजी यहाँ पर आ गई तो ग्रैंडपा के कहने की वजह से जो को उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो जो की बहन कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो यहाँ पर आएगी तो खुद ही बेशरम होगी। तभी सूजी यहाँ पार्टी में पहुँच जाती है और तभी यहाँ पर लिन और जो की बहन मिलकर सूजी को बातें सुनाने लगते हैं। पर फिर इतने में यहाँ पे ग्रैंडपा पहुँच जाते हैं। तो जो की बहन जल्दी से ग्रैंडपा से कहने लगती है कि ग्रैंडपा देखो ना, इस सूजी ने पता नहीं आपके लिए कौन सा चालू गिफ्ट लेकर आई है। और यहाँ पर देखो लिन ने तो सिस्टर लिन ने आपके लिए कितना अच्छा गिफ्ट लेकर आई है। फिर ग्रैंडपा यहाँ पर लिन का गिफ्ट एक्सेप्ट करते हैं और फिर लिन यहाँ पर सूजी की बेइज्जती करने के लिए उसका भी गिफ्ट दिखाने के लिए बोलती है। फिर लोग जब उसका गिफ्ट खोलते हैं तो जो की बहन उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि तुमने कितना चालू गिफ्ट लेकर आई हो, ग्रैंडपा तुम्हें इतना मानते हैं और तुमने उनके लिए इतना बेकार गिफ्ट ली। तो सूजी कहती है कि ध्यान से देख लो जिसे तुम बेकार कह रही हो। तो भी यहाँ पर जो की बहन नहीं मान रही होती है और वो ग्रैंडपा से कहती है कि आप ही देख लो। फिर जैसे ही ग्रैंडपा ये देखते हैं तो वो पहचान जाते हैं कि ये तो बहुत ही कीमती एंटीक है। फिर सभी लोग इस पर बातें कहने लगते हैं और जो की बहन कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है और फिर वो कहती है कि ये एंटीक फेक होगा, ऐसे कैसे असली हो सकता है। सूजी भी उसे शर्त लगा लेती है कि ठीक है, मैं यहाँ पर एक्सपर्ट को बुलाती हूँ और अगर उसने पहचान लिया कि ये असली है तो फिर तुम नील डाउन करके माफ़ी मांगोगी। तो फिर वो मान लेती है। फिर उसके बाद फूशन भी इस पार्टी में पहुँच जाता है और वो अपने साथ उस एक्सपर्ट को लेकर आया होता है और फिर वो तुरंत ही सूजी को देखते के साथ ही पहचानता है कि उसी ने तो ये उससे लेकर गई थी। फिर सूजी उसे इशारा करती है कि उसे अभी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो इसे चेक करता है और कहता है कि हाँ ये असली है। फिर ग्रैंडपा और सभी खुश हो जाते हैं कि ये सच में इतना असली है। फिर जो की बहन चिढ़ जाती है कि वो माफ़ी नहीं मांगने वाली है। तो सूजी उसे कहती है कि तुम अपनी शर्त पूरी करो, तुम ही ने खुद बोली थी। और फिर वो शॉप का ओनर ये भी बताता है कि अब वो एंटीक की शॉप उसकी नहीं है बल्कि अब वो सूजी की हो चुकी है और सूजी उसकी बॉस है। ये जान के ग्रैंडपा तो बहुत ही शॉक हो जाते हैं और सभी लोग भी। और जो की बहन तो अभी भी सूजी से माफ़ी मांगने के लिए रेडी नहीं हो रही होती है और उल्टा उसके ऊपर हाथ उठाने चाहती है। तभी ग्रैंडपा उसे स्टिक से मार के नीचे गिरा देते हैं और फिर सूजी यहाँ पे ग्रैंडपा को जेड ब्रेसलेट देते हुए शादी तोड़ने की बात करती है कि उसका ऑलरेडी के साथ ब्रेकअप हो चुका है। तो ग्रैंडपा मन में सोचते हैं कि नहीं, सूजी से अभी हमारी फैमिली को फ़ायदा होगा तो मैं ये शादी बिल्कुल नहीं टूटने दे सकता हूँ। फिर वो कहते हैं कि नहीं, मैं इस शादी को तोड़ने के लिए नहीं मान रहा हूँ, उल्टा मैं तो तुम्हें कंपनसेशन के तौर पे हमारी कंपनी को देना चाहता हूँ। और वो सारे शेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट उसे देने लगते हैं। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि ग्रैंडपा ने जो से इस बारे में पहले से डिस्कस कर लिए थे कि अगर जो कंपनी को संभालेगा तो वो तो बर्बादी कर देगा और अगर कंपनी को बचाना है तो सूजी को उसे देना पड़ेगा और सूजी जब अपने पास कंपनी रखेगी तो कंपनी को कुछ भी नहीं होगा। पर हम देखते हैं कि सूजी ये जेड ब्रेसलेट और ये कंपनी के शेयर्स दोनों ही लेने से मना कर देती है और फिर वो यहाँ फूशन के साथ बाहर आ जाती है। तो उन्हें काफ़ी सारी बातें करते हैं और फिर फूशन सूजी को उसके घर तक छोड़ देता है। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि फूशन सूजी के साथ बिजनेस डील करने के बहाने उसकी कंपनी गया होता है और फिर जब बिजनेस डील कंप्लीट हो जाती है तो वो यहाँ उसके नज़दीक आने की कोशिश करता है। पर तभी इतने में सूजी को उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और इसी का बहाना लेकर वो जल्दी से भाग जाती है। और फिर सूजी जब अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ मॉल में होती है तभी इन लोग को यहाँ पर जो की बहन और लिन मिल जाते हैं और इन लोग का यहाँ पर भी आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है। ये लोग जिस महंगी शॉप में आए होते हैं
वहाँ पर लिन कहने लगती है कि उन लोग को यहाँ से कुछ भी नहीं मिलने वाला और वो लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे। पर ये मॉल तो पूरा ही फुशियन का होता है और उसे इस बारे में पता लग जाता है कि सूजी को वहाँ बुली किया जा रहा है। तो फिर वो मैनेजर को कांटेक्ट करके लिन और जो की बहन को सबक सिखवाता है और सूजी को वहाँ से जो ड्रेस खरीदनी है वहाँ से वो कहने के लिए बोल देता है और उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दिलवाता है। और फिर फुशियन खुद भी यहाँ पर पहुंच जाता है सूजी का बदला उन लोगों से लेने के लिए। तभी इतने में यहाँ पर जो पहुंच जाता है अपनी बहन और लिन की हेल्प करने के लिए और फिर फुशियन इन तीनों को पकड़ के क्लब ले आता है और कहता है कि सजा के तौर पे अब उन तीनों को इस स्टेज पर जाके डांस करना ही पड़ेगा। तो फिर जो इसके लिए मान जाता है और वो स्टेज पर जाके पोल डांस कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि सूजी उसकी बॉडी देख लेती है और सोचती है कि अगर जो ने उसे बचाया होता तो उसके ऊपर गोली का निशान होता, लेकिन ये इसके ऊपर नहीं है। फिर ये समझ जाती है कि असल में जिसने इसकी जान बचाया था वो जो नहीं बल्कि फुशियन ही है। तभी फुशियन तो इस बात से जेलस हो जाता है कि सूजी उसे देखी जा रही है। फिर वो उसे अपने साथ दूसरे रूम में लेके जाता है और फिर यहाँ पर वो उसे सेड्यूस करने लगता है और कहता है कि अब तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। फिर सूजी भी उसे किस करने लगती है। इसके बाद दोनों ही हाथ पकड़ के बाहर आते हैं और फुशियन का असिस्टेंट देखकर खुश होता है कि बॉस ने आखिर अपनी वाइफ को मना ही लिए। हम देखते हैं कि जो की बहन को सूजी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रही होती है और वो लिन के साथ मिलकर प्लान बनाती है कि हम इसकी रेपुटेशन खराब करेंगे और फिर वो उसे ड्रिंक में ड्रग मिला कर दे देती है और कुछ मेल मॉडल्स का इंतजाम करती है। पर सूजी को इस बात का पता लग जाता है और वो इन लड़कों के साथ जो की बहन को रूम में बंद कर देती है और खुद बाहर आ जाती है। पर सूजी के ऊपर फिर उस ड्रग का नशा चढ़ने लगता है और तभी इतने में सूजी को बचाने यहाँ फुशियन पहुंच जाता है और वो उसे अपने साथ में रूम में ले आता है। सूजी उसे हेल्प करने के लिए बोलती है तो फुशियन मना करता है कि नहीं, अभी तुम पूरे होश में नहीं हो। और फिर वो डॉक्टर को कॉल करके यहाँ पे बुला लेता है और उसका ट्रीटमेंट करवा देता है। और फिर हम देखते हैं प्लान के हिसाब से लिन यहाँ पर जो को लेकर सूजी की असलियत दिखाने के लिए जाती है कि वो यहाँ पर किसी मेल मॉडल्स के साथ एंजॉय कर रही है। फिर सूजी जब यहाँ ठीक हो जाती है तो वो फुशियन के साथ मिलकर प्लान बनाती है कि वो लोग मेरी रेपुटेशन खराब करना चाहते थे तो हम लोग को अच्छे से एक्टिंग करना पड़ेगा। और फिर जो और लिन जब यहाँ रूम खोलकर अंदर आते हैं तो सूजी और फुशियन को साथ देखते हैं और जो तो इस बात से जेलस हो जाता है कि सूजी उसके साथ 3 साल डेट कर रही थी लेकिन आज तक उसने उसे कभी टच नहीं कर पाया। और फिर सूजी बताती है कि वैसे यहाँ बाजू में एक और रूम है, चलो उसमें भी चल के देख लेते हैं, तुम लोग जिसे ढूंढ रहे थे वो लोग वहाँ मिल जाएंगे। और फिर जैसे ये लोग रूम खोलते हैं तो जो की बहन बाहर आती है और वो सूजी को ही ब्लेम करने लगती है कि भाई इसने ही मुझे फंसाई थी। तो सूजी यहाँ पे रिकॉर्डिंग इन लोग को सुना देती है कि कैसे वो इसे फंसाना चाहती थी। तो फिर जो की बहन चिल्लाने लगती है कि तुम्हें सब पहले से पता था और तुमने रिकॉर्ड भी करी थी। फिर जो सूजी को चिल्लाता है तो सूजी कहती है कि अच्छा ये मुझे फंसाने चाहती थी तो गलत नहीं था और अगर मैंने कर दी तो गलत हो गया। और फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि जो के ग्रैंडपा ने सूजी को अपनी कंपनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाए होते हैं और सूजी उसकी ग्रैंडपा की प्लान जान गई होती है कि कैसे वो उसका यूज करना चाहते हैं अपनी कंपनी को बचाने के लिए। वो उनके मुंह पे कह देती है और फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के बाद जो की पोल सभी के सामने खोल देती है कि कैसे वो कंपनी में कितने सारे फ्रॉड कर रहा था। सभी रिपोर्टर ये देख लेते हैं और फिर कंपनी के स्टॉक्स गिर जाते हैं और कंपनी पूरी बर्बाद हो जाती है। ये देख के ग्रैंडपा को बहुत ही बुरा लगता है कि उनकी मेहनत पूरी बर्बाद हो गई। फिर इतने में यहाँ पर सूजी को पिक करने के लिए फुशियन पहुंच जाता है और कहता है कि वाइफ चलो चलते हैं और वो अपने साथ अपने घर लेके जाने के लिए निकलता है। और घर पे उसकी ग्रैंड माँ यहाँ पर सूजी को देने के लिए बहुत सारे गिफ्ट की प्लानिंग कर रही होती है और वो उन लोग के लिए बहुत ही अच्छा डिनर का अरेंजमेंट करवाती है। जब सूजी यहाँ पहुंचती है तो फुशियन से कहती है कि ये सब क्या है। फुशियन बताता है कि ग्रैंड माँ ने हमारे लिए स्पेशल सूप भी तैयार करी है लेकिन तुम्हें नहीं लगता, हमें तो इसकी जरूरत ही नहीं है। और फिर सूजी और फुशियन यहाँ साथ में रोमांस करने लगते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।